अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं, एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ। हमारे शो का इंतज़ार कर रहे हैं, हम भी आपका इंतज़ार कर रहे थे, तो आगे आपके सामने लेकर ये बेहतरीन शो। अच्छा जी, जब सुबह का आगाज़ होता है ना और मौसम अच्छा हो तो बस दिल भी बहुत अच्छा हो जाता है और मौसम के साथ साथ ना मूड भी बहुत अच्छा हो जाता है। दिन का आगाज़ करते हैं अच्छी बातों के साथ और इस थॉट के साथ कि अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी में जो भी मुश्किलात हैं उन्हें दूर कर दे, अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे और हम सब भी एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करें और हम सब भी एक दूसरे का साथ दें, मदद करें, हेल्प करें। अच्छा जी, कुछ बात कर लेते हैं कि रोज़ाना जब आप सुबह उठते हैं तो आपको कोई ना कोई मेमोरी रिकॉल हो रही होती है, यानी आपकी मेमोरी जो है वो कुछ इस तरह की बातें आपको याद दिला रही होती है कि जब आप छोटे थे या फिर जो है वो आप कॉलेज में थे या फिर जो है आपने कभी पहली जॉब की थी या सारा कुछ। तो आप लोगों ने ज़रूर बताना है हमें कि आप लोग सुबह सो के जब उठते हैं तो आपके जहन में या आपके दिमाग में क्या थॉट्स आ रहे होते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि जहाँ पर काम का प्रेशर होता है, जल्दी जल्दी चीज़ें रैप अप करनी होती है, जल्दी जल्दी निकलना होता है घर से, वहीं पर रास्ते में अगर मौसम अच्छा हो तो फिर आप थोड़ा सा अपने फ्लैशबैक में चले जाते हैं और आपको जो मेमोरीज़ हैं वो याद आती हैं और ये सारी मेमोरीज़ जो हैं वो आप रिकॉल कर रहे होते हैं। और फिर उसके बाद अगर आपकी कुछ मेमोरीज़ खुदा ना खास्ता बुरी होती हैं तो आपका मूड बुरा हो जाता है। लेकिन उन बुरी मेमोरीज़ के लिए मैं ये कहूँगी कि जो बुरा टाइम होता है ना हमें सिखाने के लिए आता है, लेकिन जो अच्छा टाइम होता है वो इसलिए होता है कि आप उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें और हर हाल में आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, आपने अल्लाह का शुक्र अदा करना है और इस शुक्र के साथ खैर व बरकत के साथ अपने दिन का आगाज़ करना है। अच्छा जी, तो दुआओं के साथ आगाज़, अच्छी मुस्बत सोच के साथ आगाज़, बेस्ट विशेज़ के साथ जो है वो दिन का आगाज़। अब कुछ बात कर लेते हैं ब्यूटी हैक्स के बारे में। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सारा मेकअप यूज़ करते हैं और फिर भी जब मेकअप करते हैं तो रिज़ल्ट वही निकलता है। रिज़ल्ट वही होता है कि जी ऐसा लगता है कि बहुत कुछ नहीं किया हुआ या फिर मेकअप में जो है बहुत सारी कमियां हैं। तो लोगों के पास मेकअप बहुत सारा होता है और लोग रोज़ाना मेकअप यूज़ भी करते हैं। एक तो मेकअप यूज़ करने का तरीका आना चाहिए। अच्छा जी, जो मेकअप यूज़ करने का तरीका है वो आना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि अगर आपका मेकअप जो है वो ख़त्म हो जाए तो आप क्या करेंगे? तो जब आपका मेकअप अगर ख़त्म हो जाए तो आपने क्या करना है? आपने ये करना है कि जैसे किसी के पास मस्कारा ख़त्म हो गया, किसी के पास जो है वो लिपस्टिक ख़त्म हो गई, किसी का जो है फेस पाउडर ख़त्म हो गया और किसी के पास रास्ते में ही उसको याद आया कि उसने कहीं जाना है और उसके पास जो है एक लिपस्टिक है जो कि उसके बैग में है, तो क्या उससे मेकअप किया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। ब्यूटी हैक्स जो हैं वो बहुत सारे होते हैं, लेकिन आज मैं आपके साथ में जो है वो चंद एक मेन ब्यूटी हैक्स जो है वो शेयर करती हूँ। और अगर आपके पास घर में नारियल का तेल मौजूद है और मस्कारा ख़त्म हो गया है तो आपने उस ख़त्म हुए मस्कारे के अंदर जो है वो नारियल का तेल में जो उसका मस्कारे का जो वो है वो आपने एप्लीकेटर डिप करना है और उसके बाद उससे आपने मस्कारा लगा लेना है। अच्छा जी, अगर आपके घर में आपके पास सिर्फ एक लिपस्टिक है तो आपने ये करना है कि अच्छे से मुंह धोना है, फेस वॉश करना है। अगर तो आपकी स्किन जो है वो इवन टोन है, यानी कि बहुत अच्छी है, तो सिर्फ आपने लिपस्टिक लेनी है और यहाँ लिपस्टिक के डॉट्स लगाने हैं और फिर उसके बाद जो है अच्छे से उसको ब्लेंड कर लेना है और फिर उसके बाद उसी लिपस्टिक से आपने अपने जो लिपस्टिक है वो लगानी है और आई शेड भी आप उसी लिपस्टिक से लगा सकते हैं। तो मस्कारा जो उसका एप्लीकेटर है वो आप नारियल के तेल में, इनफैक्ट सरसों के तेल में भी उसको डिप करके लगा सकते हैं। लिपस्टिक से आप ब्लशन, नोज़ कंट्रोल और लिपस्टिक और आई शेड भी लगा सकते हैं। एक लिपस्टिक से आप अपना सारा मेकअप कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपकी लिपस्टिक जो है वो बहुत डार्क कलर की है और आपने उस लिपस्टिक का कलर चेंज करना है, उसको ऑरेंज कलर का करना है, उसको आपने जो है वो लाइट पिंक पे करना है, लेकिन आपके पास तो सिर्फ लिपस्टिक का एक ही शेड है, तो जो आपके पास आई शेड की किट रखी हुई होती है उसमें से आपने आई शेड जो होता है हल्का हल्का लेना है और उसको लिपस्टिक के साथ ब्लेंड करना है और जिस शेड की आपको लिपस्टिक चाहिए उस शेड का जो है वो आप आई शेड लें और उसको लिपस्टिक के साथ मर्ज करें और फिर आप लगा लें। अच्छा जी, अगर आपकी लिपस्टिक बहुत ज़्यादा डार्क हो गई है, यानी कि आपको लगता है कि जी बहुत मरून पे चली गई है, बहुत रेड पे चली गई है, तो आपने क्या करना है? तो भी आपने यही करना है कि आपने आपका जो कोई सा भी फाउंडेशन है, यानी आपका अवेलेबल आपके पास आपके ड्रेसिंग टेबल के ऊपर कोई भी फाउंडेशन है, आपके वैनिटी बॉक्स में कोई भी फाउंडेशन है, तो आपने उसका ज़रा सा एक ड्रॉप लेना है और उसको लिपस्टिक के साथ ब्लेंड करना है और फिर लिपस्टिक लगा लेना है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि वो जो होंठ है
बहुत ज़्यादा वाइट ना लगें, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि फाउंडेशन ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। तो आपने ये हैक रखना है। अगर आपने लाइनर लगाना है और आई लाइनर ख़त्म हो गया आपके पास, तो फिर आप क्या करेंगे, तो फिर आप काजल का इस्तेमाल करेंगे। काजल का जो इस्तेमाल है वो इस तरीके से करेंगे कि अगर बहुत सारे लोग जो है वो ट्यूब वाला काजल यूज़ करते हैं, तो फिर आपके पास अगर कोई भी मैच बॉक्स हो, कोई भी ऐसी स्टिक हो, या फिर कॉटन बड होते हैं, तो वो अगर आपके पास हैं, तो आपने मैच बॉक्स की जो स्टिक है, जो उसकी डंडी होती है, वो लेना है और काजल लेना है और हल्का हल्का सा अपने कॉर्नर पर अप्लाई कर लेना है। तो इफ़ यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ मेकअप और अर्जेंटली आपके पास ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, तो ये वो सारे ब्यूटी हैक्स हैं जो कि वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मज़ीद बहुत सारे हैक्स हैं जिनका जिक्र हम अपने आने वाले शोज़ में ज़रूर करेंगे। तो ये तो थे वो ब्यूटी हैक्स जिनका जिक्र मैंने आपके साथ में किया कि भाई अगर जल्दी से मस्कारा नहीं है, लिपस्टिक नहीं है, फाउंडेशन नहीं है, ब्लशन नहीं है, तो फिर आप इंस्टेंटली क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें जो है वो आपके घर में मौजूद होती हैं, तो आप इनसे अपना मेकअप कर सकते हैं। और यकीन करें, पता भी नहीं चलना किसी को कि आपने जो है मस्कारा नहीं लगाया हुआ। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हम कि हमारे यहाँ जो सिचुएशन है, जिस तरीके की सिचुएशन है, जिस तरीके के हमारे यहाँ पर सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, उसमें आए दिन हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि उनको ट्रैवल करना है, लेकिन फिर इस तरह की खबरें सामने आती हैं कि जी फ़लाँ ट्रेन तो जो है वो रोक दी गई है। और क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न है। और ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ये ठीक भी होता है कि लोगों की जान जो है वो सबसे पहले होती है। तो अभी जो खबर मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, इट्स अबाउट सिक्योरिटी खदशात, सिक्योरिटी कंसर्न। सिक्योरिटी खदशात के बायस कोयटा से अंदरूनी पाकिस्तान ट्रेन सर्विस जो है वो मुअत्तल कर दी गई है। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र कोयटा से अंदरून पाकिस्तान जाने और आने वाली तमाम ट्रेनें जो हैं वो मुअत्तल कर दी गई हैं। 10 जुलाई को कोयटा से चलने वाली ट्रेन सर्विस मुकम्मल तौर पर मुअत्तल रहेगी। कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफ़र एक्सप्रेस और पेशावर से कोयटा आने वाली ट्रेन 10 जुलाई को मुअत्तल रहेंगी। कोयटा से कराची आने वाली जो है बुलान मेल भी 10 जुलाई को रवाना नहीं हो सकेगी। अच्छा, अब बात करते हैं कि जी जो फ़्लाइट्स हैं उनकी क्या सूरत हाल है। तो जो फ़्लाइट्स हैं उसमें एक नया जो है इजाफ़ा हुआ है। इजाफ़ा इन अ सेंस कि जो एयरसियाल है, निजी शोबे की एयरसियाल एयरलाइन ने अपने नेटवर्क में अब तोसी कर दी है। यानी कि ये पहले जो इनका फ़्लाइट सिस्टम था, सारा प्रोसेस था, वो एक्यूरेटली चल तो रहा था, लेकिन अब इन्होंने उसको एक्सपेंड कर दिया है, उसमें जो है इन्होंने तोसी कर दी है। तो उसमें हुआ यह है कि एयरसियाल ने सियालकोट से कराची के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया। अच्छा, ऐसा बताना है तर्जुमान एयरसियाल का। और फिर उसके बाद इब्तदाई तौर पर सियालकोट से कराची के लिए हफ्तावार एक परवाज़ ऑपरेट की जाएगी। एयरसियाल सियालकोट से पहली परवाज़ जो है 120 से ज़ायद मुसाफिर लेकर कराची पहुंच गई। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी कराची पहुंच गए। चेयरमैन सेनेट एयरसियाल की परवाज़ के ज़रिए ही इस्लामाबाद से कराची पहुंचे हैं। अच्छा, अब कुछ बात कर लेते हैं हम हेल्थ के हवाले से कि जो हेल्थ कंसर्न्स होते हैं लोगों के वो बहुत ज़्यादा होते हैं। और जैसे ही शहर में जो है वो बारिश हो जाए, उसके बाद फिर आप देखें कि मच्छरों की, मक्खियों की, दीगर जरासीम की जो अफजाइश है वो होना शुरू हो जाती है। और इस हवाले से जितना स्प्रे करो उतना ज़्यादा फिर जो है ये मच्छर और फैल रहे होते हैं, लेकिन अगर ना करो तो फिर तो पता नहीं कितने हो जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं इस हवाले से उनकी डिफरेंट मेथ्स होती हैं और वो यही कह रहे होते हैं कि भाई आपने क्या करना है, सफाई रखनी है, वरना क्या होता है कि बारिश के बाद मक्खी और मच्छरों की वजह से डेंगू, मलेरिया और डायरिया के जो केसेस हैं उनमें इजाफा हो जाता है। जैसे कि अब इजाफा देखने में आ रहा है, बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं जिन्हें अस्पताल में कि जिनको डायरिया है, डेंगू है, उनमें ये तशखीस हुई है। जिन्हें अस्पताल में भी डेंगू, मलेरिया और डायरिया के केसेस आ रहे हैं। अवाम और हुकूमत गली महलों और घरों में स्प्रे मुहिम शुरू करें। इस मौसम में मच्छरों और मक्खियों की अफजाइश में इजाफा हो जाता है। अवाम इस मौसम में घरों के आसपास जमा ना होने दें। जो भी गंदगी होती है, कोई भी चीज़ होती है, उसे साफ़ रखें। साफ़ पानी और साफ़ खुराक का जो है वो इस्तेमाल करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं ना बड़ी ज़रूरी होती है कि सफाई निफ्स ईमान है। तो मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि भाई सफाई रखें, सफाई रखें। अच्छा जी, जहाँ बहुत सारी ऐसी खबरें होती हैं कि जो दिल खुश कर देती हैं वो दिल बुरा भी कर देती हैं। अभी रिसेंटली जो है वो खबर सामने आई कि चीनी की जो प्राइसेस हैं उनकी कीमतों में इजाफा हो गया। और जब चीनी की कीमतों में इजाफा हो जाए तो फिर इंसान यही सोचता है कि भाई चाय भी पीनी है, मीठा भी खाना है, दीगर और चीज़ें भी होती हैं जिसमें इंसान को चीनी चाहिए होती है। लेकिन अब मसला ये है कि जब चीनी ही नहीं है, मतलब इतनी महंगी है, तो लोग कैसे ख़रीदेंगे। लोग तो सस्ती चीनी जो है उसके लिए भी यही कहते हैं कि वो नहीं ख़रीद पाते। शहर में चीनी की कीमत 200 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गई है। शुगर माफिया के आगे हुकूमत अब बेबस नज़र आती है। एक हफ्ते में होलसेल सतह पर चीनी 8 रुपये महंगी होकर 180 रुपये फ़ी किलो जो है
वो हो गई है। रिटेल में चीनी 195 से 200 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रही है। 5 लाख टन चीनी की इंपोर्ट से मईशत पर मज़ीद बोझ पड़ेगा, ये जो चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स है ना, इनका ये कहना है। तो जनाब चीनी की कीमतों में हो गया इजाफा और ये है सारी सूरत हाल। तो अब जो है वो आपके साथ में हम शेयर करते हैं मौसम का हाल। लेकिन क्यों ना ऐसा करें कि मौसम का हाल जानने से पहले जो है वो ब्रेक ले लेते हैं, ताकि आप भी लें ब्रेक और मैं भी लेती हूँ टी ब्रेक। तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है, स्टे विद अस। वापस आ रहे हैं और बताते हैं आपको कि कराची का मौसम कैसा है। वेलकम बैक। तो बात कर लेते हैं मौसम की, और आए मौसम रंगीले सुहाने। और ये जो मौसम है ना, ये इतना औसम है कराची का कि बंदा बात करता जाए उसको खुशी होती जाती है कि हमारे शहर में भी जो है इतना ज़बरदस्त मौसम है। और इतना ज़बरदस्त हमारा शहर जो है वो लग रहा होता है कि क्या बूंदाबांदी होती है जब, तो लोगों के चेहरे जो है ना वो खुशी से खिल उठते हैं। और कराची वाले ये मनाजिर देखने को हर साल ही तरसते हैं। और ये जून जुलाई है जहाँ पर ये गर्मियाँ आती हैं, लोड शेडिंग अपने साथ लाती हैं, वहीं पर ना ये बारिश की जो खुशियाँ होती हैं ना, ये बड़ी अमेजिंग खुशियाँ होती हैं। हम लोग जो कराची आइट्स हैं ना, बड़े खुश हो जाते हैं इस मौसम को देख के कि मौसम जो है वो कितना औसम हुआ हुआ है। अच्छा, इस मौसम के हवाले से जो ओवरऑल जो दर्जा हरारत है वो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ कि शहर कायद में जो है वो सुबह से ही आप देख रहे हैं कि बूंदाबांदी है, बारिश है, और कई ऐसे इलाके हैं। मैं जिस एरिया से आ रही थी, नॉर्थ से लेके यहाँ शारे फैसल तक बूंदाबांदी थी और कहीं पर बूंदाबांदी थी, कहीं पर नहीं थी, लेकिन मौसम बहुत ज़बरदस्त हो रहा था जहाँ बारिश नहीं भी थी। अच्छा, शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों, सुरजानी टाउन में, महमूदाबाद में, यूनिवर्सिटी रोड पर, एम जिना रोड पर, फिर ये जो बलोच कॉलोनी है, अख्तर कॉलोनी है, नॉर्थ कराची है, सदर और इतराफ़ में भी सुबह सवेरे जो है वो बूंदाबांदी हुई। और शहर में रात को भी, यानी गुज़िश्ता रात को भी जो है वो हल्की बारिश और बूंदाबांदी रही और मौसम बहुत अच्छा रहा। रात में हब्स था। रात में जो मौसम था शहर का वो इस तरह से था कि रात में काफ़ी हब्स था, लेकिन सुबह उठ के, यानी सुबह उठ के जो है वो 7-8 बजे के करीब सुबह मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था। अच्छा, अब जिस तरह से हम मौसम की बात कर रहे होते हैं ना कि मौसम जो है वो बड़ा ज़बरदस्त हो गया है कराची में, इसी तरह से जो रेन है, जो रेन एमरजेंसी है, हमें उनके बारे में भी, उन चीज़ों का भी ख्याल रखना चाहिए कि ठीक है ये मौसम अच्छा है, अभी बूंदाबांदी है, लोग एंजॉय कर रहे हैं, हम लोग भी बड़े मज़े से बात कर रहे हैं, लेकिन जब ये ज़्यादा हो जाता है रेन का सिलसिला, बारिश का सिलसिला ज़्यादा हो जाता है, हैवी रेन हो जाती हैं, तो फिर उसके लिए रेन एमरजेंसी भी होनी चाहिए, उसके लिए नालों की सफाई भी होनी चाहिए, उसके लिए जो ज़रूरी इक़दाम हैं वो भी होने चाहिए। और आपको याद होगा कि इस हवाले से हम अपने शो में जो है वो बात भी कर चुके हैं कि क्या इक़दाम किए गए हैं, इस हवाले से भी आपको बताएंगे। लेकिन अभी करंटली आपको बताते हैं कि आज दिन 11 बजे, 12 बजे और 1 बजे जो है वो मौसम की क्या सूरत हाल रहेगी। और कराची का मौसम हो गया है बहुत ज़्यादा औसम, लेकिन जो इसकी करंट अपडेट है वो डेफिनेटली सिटी 10 जो है वो आपके साथ में शेयर करता है और आपको बताता है कि जी दिन भर मौसम की क्या सूरत हाल रहेगी और एक्यूरेट कंडीशंस जो हैं वो क्या हैं। 11 बजे 33 सेंटीग्रेड, 12 बजे 33 सेंटीग्रेड एंड वी हैव 1 बजे 34 सेंटीग्रेड, और फिर उसके बाद जो 2 बजे मौसम है वो भी है 34 सेंटीग्रेड। अच्छा जी, अभी फ़ौरन से आते हैं और आपके साथ में जल्दी से शेयर करते हैं कि जो माल का हाल है वो क्या है और करेंसी रेट्स जो हैं वो क्या हैं। स्टैटिक रेट्स होते हैं, डेफिनेटली हम रोज़ाना आपको अपडेट करते हैं। तो जनाब ये है ऑस्ट्रेलियन डॉलर 188, कैनेडियन डॉलर 212, इसके अलावा जो यूरो है वो 337 है, कुवैती दिनार जो है वो 931 पर है। What we have next? We have 390 UK pound, we have Saudi Riyal 76, Swiss franc 338 and we have US dollar 286। और बिना देर किए आपको बताते हैं कि जो वेजिटेबल के प्राइसेस हैं वो क्या हैं, ताकि जब आप जाएं और ग्रॉसरी करें और सब्जियां खरीदें तो एटलीस्ट आप अपडेटेड हो और आपको पता हो कि जी जो वेजिटेबल है उसके प्राइस क्या हैं। टमाटर है 58 पे, अच्छा, और उसके बाद जो है आलू जो है वो 50 पे हैं, और फिर उसके बाद जो है लहसुन जो है वो 276 पे है, एंड वी हैव अदरक 483, और उसके बाद जो है गाजर 81 पे है, एंड तुरई जो है वो भी 81 पर है, और फिर लौकी जो है वो 92 पर है, फिर उसके बाद जो है फूल गोभी वो भी 92 पर है, एंड व्हाट वी हैव नेक्स्ट, खीरा 69 पर है जी, एंड व्हाट नेक्स्ट, भिंडी 253, ओके, अच्छा जी, और क्या है जी नेक्स्ट, भिंडी के बाद और कौन सी सब्ज़ी है, प्याज, दैट्स प्याज 35 पे। तो ये तो हो गई जी प्याज 35 पे। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि पाकिस्तानी जो हैं वो हर काम में, हर चीज़ में नंबर 1 है, और जितनी हमारी कौम टैलेंटेड है ना, उतनी हमारी कौम का जो सेंस ऑफ ह्यूमर है ना वो भी बहुत अच्छा है।
हम लोग मजाक मजाक में ही किसी भी टूल को बहुत अच्छे से इस्तेमाल भी करना जानते हैं, हम लोग जंग में कैसे बिहेव करना है ये भी जानते हैं, लेकिन हमारी जो नेशन है ना, वो जब टेक्नोलॉजी की बात आती है तो शायद टेक्नोलॉजी को उतना सीरियस नहीं लेती। इसीलिए टेक्नोलॉजी से जितना फ़ायदा हम लोग उठा सकते हैं और जितनी जहानत हमारे पास है, जितने हम ब्रिलियंट कौम है, जितने हम इंटेलिजेंट कौम है, उतना फ़ायदा हम उठा नहीं पाते हैं टेक्नोलॉजी से। लेकिन फिर भी हम टेक्नोलॉजी में बहुत कमाल कर रहे हैं और बहुत आगे हैं। अच्छा जी, एक ऐप है ग्रॉक जो कि लॉन्च हुआ है, और ये जो ऐप है इसकी स्पेशलिटी कुछ इस तरीके से है कि अभी ये न्यू है, लेकिन ये कहते हैं कि ये कंपटीशन में है गूगल और चैट जीपीटी के इक्विवेलेंट जो है ये काम करेगा। ग्रॉक जो है वो एआई चैट बोट है जो कि डेवलप किया गया है XAI कंपनी, फाउंडेड बाय एलॉन मस्क। जी हाँ, एलॉन मस्क की जो कंपनी है उन्होंने इस चैट को जो है ये जो ऐप है इसको लॉन्च किया है। अभी थोड़ा टाइम हुआ है, लेकिन पाकिस्तानियों ने इससे पूछे हैं अच्छे खासे सवालात, और कुछ ऐसे सवालात हैं कि आपकी अकल दंग रह जाए कि भाई इस ऐप के साथ में जो है पाकिस्तानी ऐसे सवाल भी कर सकते हैं। यू नो दैट्स अमेजिंग। हमारे जो लोग हैं ना उनका सेंस ऑफ ह्यूमर आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरफ बात कर रही हूँ। अच्छा जी, उसके बाद जो है ये जो ग्रॉक है ये अपने ह्यूमरस और सार्केस्टिक टोन और इस वजह से जो है वो बड़ा फेमस है। इसके अलावा जो है ये आपके सवालात के जवाबात दे सकता है, ये आपके क्वेश्चंस को जो है उनके आंसर करता है, समराइज़ कर सकता है आपकी ट्वीट्स को। अच्छा, और ये कंटेंट भी आपको जनरेट करके दे सकता है। अच्छा, इसके ऊपर जो ट्रेंडिंग अपडेट्स होती हैं ना, जो ट्रेंडिंग चीज़ें होती हैं, टॉपिक्स होते हैं, जो भी कुछ ट्रेंड में होता है वो आप इस पे सर्च कर सकते हैं। एंड दैट ये जो है एलॉन मस्क का एक विज़न है जो कि उन्होंने बिल्कुल अब यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराया है। और ये क्यों इंट्रोडक्शन उन्होंने कराई है कि ये कम्पिटिट कर सके चैट जीपीटी को और दीगर जो एआई टूल्स हैं उनके इक्विवेलेंट या पैरेलल आके काम कर सके या उनसे ज़्यादा बेहतर काम कर सके। वैसे लोग इसके बारे में ये कह रहे हैं कि बड़ा एक्यूरेट रिप्लाई करता है, ये जो है बहुत ज़्यादा ह्यूमन फ्रेंडली है। अच्छा जी, ये जो है अवेलेबल है X प्रीमियम प्लस सब्सक्राइबर। अच्छा, यहाँ पर तो जो लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं दैट्स डिफरेंट थिंग, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो है इसका इस्तेमाल जिस तरह से कर रहे होते हैं वो ये है कि वही जिस तरह से वो ट्विटर चलाते हैं उसी तरह से वो इस ऐप का जो इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे जो पाकिस्तानी यूज़र्स हैं ना वो इसके साथ बड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो बड़े सारे इससे सवालात कर रहे हैं, फिर सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें जो है वो शेयर भी कर रहे हैं। अच्छा, इसके जो स्क्रीनशॉट्स हैं, जो फ़नी सवालात हैं वो भी बड़े जो है वो वायरल हो रहे हैं, लोग इससे अजीब अजीब फ़नी सवाल पूछ रहे हैं, जी कल क्या होगा, परसों क्या होगा, इस तरह की बातें। और उसके बाद जो है ये ऐप अब काफ़ी फेमस होता जा रहा है। थोड़ा सा टाइम हुआ है मगर ये ऐप जो है यहाँ पर काफ़ी फेमस हो गया है। जो टेक इन्फ्लुएंसर्स हैं and new pages in Pakistan are talking about it, making it popular among youth and digital creators। तो जनाब ये ऐप है ग्रॉक के नाम से, ये भी आपकी मुश्किलात जो है वो काफ़ी ज़्यादा आसान कर सकता है। और इस ऐप की वजह से आपके जो सवालात होते हैं, आप जिन सवालों के जवाब ढूंढना चाह रहे होते हैं वो आपको मिल जाएंगे। लेकिन फिर बात वही है कि जवाब मिल जाएगा, बैकग्राउंड के लिए आपको फिर पढ़ना लाजमी है। अच्छा जी, अब कुछ बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं पड़ोसी मुल्क की। पड़ोसी मुल्क जो है वहाँ पर कुछ ना कुछ होता ही रहता है, और जो कुछ भी होता है वो मोदी की वजह से होता है, उनके प्राइम मिनिस्टर की वजह से होता है। और उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके जो हालात और वाक़यात हैं उससे पूरी दुनिया वाकिफ़ है। लेकिन अब इससे पहले भी किसानों ने सर उठाया था, लेकिन इस दफ़ा जो है मज़दूर तंजीमों ने मुल्कगीर हड़ताल कर दी है। रीज़न ये है कि भारत में मोदी हुकूमत की किसान और मज़दूर मुखालिफ पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ 10 मज़दूर तंजीमों ने मुल्कगीर हड़ताल की है। और भारतीय मीडिया के मुताबिक जो है ये जो ट्रेड यूनियंस हैं इनकी हड़ताल में 25 करोड़ से ज़ायद मजदूर और किसान शरीक हैं। मुल्कगीर हड़ताल के बायस भारत के कई शहरों में मामलात ज़िंदगी दरम बरम है, लोग वहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। मोदी सरकार जो है उसके खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु समेत बड़े शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट और रेलवे स्टेशन बंद हो गए हैं और आधी से ज़्यादा आवाम जो है उनकी रेलवे में सफ़र करती है। तो जो ये जो मज़दूर तंजीम है इसके जो कारकुन हैं उनकी तरफ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट कई शहरों में रोकने और दुकानें बंद कराने पर पुलिस की जानिब से भी लाठीचार्ज किया गया। ये हमेशा ऐसे करते हैं, जब इनके किसान एहतजाज कर रहे थे तब भी इन्होंने जबरन उनको रोकने की कोशिश की थी। अच्छा जी, इसके अलावा जो है भारतीय मीडिया के मुताबिक मजदूर तंजीमें हुकूमत से बेरोज़गारी ख़त्म करने और उजरत में जो है वो इजाफे का मुतालबा कर रही हैं। तो ये जो खबर है ये मैंने आपके साथ में शेयर की, एंड इट्स अबाउट मोदी सरकार एंड भारत एंड ऑल, क्योंकि ये वो भारत का असल चेहरा है
जो कि दिखाने की ज़रूरत है कि इनके यहाँ मज़दूर परेशान हैं, किसान परेशान हैं, मुख्तलिफ अवाम जो रह रहे हैं वो परेशान हैं, मुसलमान परेशान हैं। मतलब आप देखें अपने एक्टर्स की प्रॉपर्टी 15,000 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त कर ली जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि जी ये इट्स रिलेट टू पाकिस्तान। तो ये बुक्स से भरे लोग हैं एंड इन लोगों के जो इनका इंडिया है ना, वहाँ पर इसी तरह के एहतजाज होते जो कि बहुत कम हाईलाइट होते, लेकिन अब जिस तरह से वहाँ पर लोग वोकल हो गए, अकल आ गई लोगों को, तो वो बोलना शुरू हो गए। अच्छा जी, एक और ख़बर आपके साथ में शेयर करते हैं और ये ख़बर जो है अफसोसनाक ख़बर है। और कुछ लोग जो होते हैं ना बड़े हीरे जैसे होते हैं और वो सदियों में पैदा होते हैं और वो लोगों के उस्ताद होते हैं, टीचर होते हैं और उन्हें लोगों को सिखाने में, पढ़ाने में बड़ा अच्छा लगता है। ये कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको दुनिया हमेशा याद रखती है। और ऐसी खबर जो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ कि सैकड़ों सहाफ़ियों की उस्ताद ज़ुबैदा मुस्तफ़ा कराची में इंतकाल कर गईं। अल्लाह ताला इनके दर्जात जो है वो बुलंद करे। सीनियर सहाफ़ी, कई किताबों की मुसन्निफ़ा और सैकड़ों सहाफ़ियों की उस्ताद ज़ुबैदा मुस्तफ़ा कराची में इंतकाल कर गईं। ज़ुबैदा मुस्तफ़ा की उम्र 84 बरस थी। वो चंद माह से अलील थी। उन्होंने ज़िंदगी में तालीम और ख़वातीन के हुकूक़ पर ख़ास तौर पर काम किया था। सीनियर खातून सहाफ़ी 50 बरस से ज़ायद अरसा शोबे सहाफ़त से वाबस्ता रहीं। वो अपनी ज़िंदगी में कई मुल्की और बैनुल-अक़वामी अवार्ड हासिल कर चुकी थी, जबकि उन्होंने 8 किताबें भी तहरीर की। ज़ुबैदा मुस्तफ़ा ने बच्चों के मसाइल, सेहत और गुर्बत के ख़ात्मे पर सैकड़ों कॉलम तहरीर किए। वो इंटरनेशनल वुमेंस मीडिया फाउंडेशन का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी हासिल कर चुकी थी। कराची प्रेस क्लब के सदर फाजिल जमीली ने ज़ुबैदा मुस्तफ़ा के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है और उनका ये कहना है कि ज़ुबैदा मुस्तफ़ा ने सहाफ़त में समाजी मसाइल, तालीम और सेहत के शोबों पर रिपोर्टिंग की। तो ये खबर जो मैंने आपके साथ में शेयर की। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और जल्दी से अभी आपको बताते कि वैसे तो ये खबर पाकिस्तानियों से रिलेट नहीं करती, लेकिन क्योंकि जहाँ पर हेलमेट का जिक्र आ जाए ना तो मेरे जहन में सारे बाइकर्स आ जाते हैं, मोटर बाइक वाले आ जाते हैं, हमारे सारे वो भाई हजरात आ जाते हैं जो कि हेलमेट नहीं पहनते और तैयार होते कि जी चालान करा देंगे, पैसे दे देंगे, एक्स्ट्रा बजट अपना रखते हैं कि जी बाइक रोकेंगे तो ये सारा कुछ हो जाएगा। लेकिन ये खबर है जी यूएई से रिलेटेड, जहाँ पर एक और डेवलपमेंट हुई है एंड इट्स अबाउट हेलमेट। और आप देख सकते हैं कि ये जो हेलमेट है ये है एआई हेलमेट। तो अमारात ने एआई टेक्नोलॉजी पर मबनी ये हेलमेट तैयार किया है। मुत्तहदा अरब अमारात यूएई में एआई टेक्नोलॉजी पर मबनी हेलमेट तैयार किया गया है और अरब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुत्तहदा अरब अमारात की टीम एमिरेट्स XRG ने टूर डी फ्रांस में एक नया हेलमेट मुतारिफ करवाया है जिसे मसनूई जहानत का इस्तेमाल करते हुए डिज़ाइन किया गया है। अच्छा, इसकी स्पेशल बात जो है ना वो ये है, सबसे जो अच्छी बात है वो ये है कि ये G42 के मुताबिक हेलमेट की मुनफरिद जो है उसको जदीद तौर पर तैयार किया गया है। एआई टूल्स का इस्तेमाल करते हुए हवा के बहाव और तख्लीकी सलाहियतों के ज़रिए नकलो हरकत की तशरीह करने के लिए इसको बनाया गया है। टूर डी फ्रांस 21 रोज़ा साइकिल रेस है जिसका आगाज़ जो है वो 5 जुलाई से हुआ है और 27 जुलाई तक जारी रहेगा। इस रेस में मुत्तहदा अरब इमारात यूएई शानदार साइकिलिंग के अलावा जिद्दत का मुजाहरा भी कर रहा है। तो ये है जनाब वो टेक्नोलॉजी, ये है जनाब वो तमाम तर बातें जो पड़ोसी मुल्क में हो रही हैं, यानी हमारे जो यूएई है दूसरे ममालिक में ये टेक्नोलॉजी हो रही है। और हेलमेट से जो है कोई हमारे पाकिस्तानी भाइयों को भी जो है मोटर बाइक वालों को भी कोई दे दे इस तरह का हेलमेट कि वो हवा में चलता रहे, एआई हो। और हमारे यहाँ तो अगर इनविजिबल दे दें तो ज़्यादा अच्छा है, वो सोचें और उनके सर पर आ जाए वो हेलमेट तो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि वैसे तो आप लोगों ने हेलमेट कैरी करना नहीं है। अच्छा जी, अब क्या है कि आगे बढ़ते हैं और जल्दी से आपके साथ में जो है वो गोल्ड के प्राइस शेयर कर लेते हैं। और गोल्ड के क्या प्राइस है अभी मुझे तो देखने दें आपके, भाई गोल्ड जो है वो सस्ता हो गया महंगा। तो आलमी मार्केट में सोना जो है वो $33 सस्ता होकर $3,292 फ़ी ऑन्स तक गिर गया है। 1 तोला सोना $3,000 सस्ता होकर $3,51,500 का हो गया। 10 ग्राम सोना $2,572 सस्ता होकर $3,01,354 का हो गया और 1 तोला चांदी की कीमत $3,841 पर बरकरार है। तो जनाब ये थे सोने के रेट्स जो मैंने आपके साथ में शेयर किए। शो में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मिलवाएंगे आपको महराज भाई से, खुर्शीद भाई से, हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट से। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो हमारा जो ये न्यूज़ सेशन है इसमें करते हैं खुश आमदीद। और इसमें जो है मैं ये सोच रही थी कि पहली स्टोरी कौन सी की जाए, किस पे बात की जाए, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं मौसम की, क्योंकि यहाँ पर मौजूद है महराज भाई, यहाँ पर मौजूद है खुर्शीद भाई। अब डेफिनेटली जब ये लोग ऑफिस आते हैं तो अब ताज़ा तरीन सूरत हाल ये लोग बताएंगे कि मौसम कैसा था, क्योंकि हम लोग तो इनसे पहले आ गए। तो भाई अब आप बताएं कि कैसा रहा खुर्शीद भाई मौसम, महराज भाई मौसम कैसा रहा? ज़बरदस्त कराची का मौसम। आज जो मौसम है ना कराची का वो इतना खुशगवार है कि हल्की हल्की सी फुहार पड़ रही है और दिली चाह रहा कि नाश्ते की जगह जो है वो जलेबी होनी चाहिए थी, पकौड़े होने चाहिए थे,
समोसे होने चाहिए थे। और इतना हसीन नज़ारे हैं ना आज कराची के कि हम दुआ ये कर रहा था मैं रास्ते में जब आ रहा था कि साला साल हमारे शहर का मौसम ऐसा ही रहे और यूं ही ठंडक रहे, यूं ही सुहाना रहे, खुशगवार रहे, हसीन रहे। हाँ। और दिलकश हसीन नज़ारे इसी तरह शहर की जो आबो हवा है हाँ। वो इसी तरह बागो बहार रहे ना। सही। तो बड़ा एक लाइकली फील कर रहा था और थोड़ी सी ताखीर भी हो रही थी पहुंचने में क्योंकि ट्रैफिक भी थोड़ा सा शावर की वजह से जो है वो जैम नज़र आ रहा था कि भाई रोड पर जो है वो पानी भी हल्का हल्का सा मौजूद है, कहीं गाड़ी स्लिप ना हो जाए। तो लेकिन सारी मुशक्क़तों के बावजूद जो है वो कोई थकन फील नहीं हुई, कोई किसी किस्म की मुशक्क़त फील नहीं हुई क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था। मौसम अच्छा हो जाए तो फिर ये तो होता ही है। अच्छा, और उससे फिर दिल का मौसम भी अच्छा हो गया। दिल का मौसम भी अच्छा होता है। अच्छा मेराज भाई आप बताएं, आप आ रहे थे रास्ते में, आपने क्या मनाजिर देखे, मौसम कैसा रहा? और जिस तरह से जलेबी पकौड़ों का और सुबह सुबह जो है वो एपेटाइट इंक्रीज की है अभी खुर्शीद भाई ने हमारी, तो ये आप लेके भी आ सकते थे हमारे मॉर्निंग शो पे, लेकिन अब आप कल आएंगे और मौसम अच्छा होगा तो भाई आपने लेके आना है। मौसम की जरा पहले अपडेट बताएं हमें। मौसम वाकई बहुत सुहाना था आज घर से निकलते हैं। बहुत आपके मूड पे बड़ा असर पड़ता है। बिल्कुल। आप जितने भी टायर्ड हो या आप सोच रहे हो कि यार आज मैंने ऑफिस नहीं जाना, फिर भी आना तो पड़ता है ना ऑफिस। हाँ। बाहर निकले, जैसे ही बाहर निकले उसके बाद मौसम देखने के बाद चिल हो गया ना, बिल्कुल चार्जिंग हो गई फुल। सही। आराम से। अच्छा देखें मौसम अच्छा होता है ना, हाँ। तो उसके बाद अगर आपको ट्रैफिक भी मिल रहा है, थोड़ी बहुत परेशानी भी हो रही है, वो मैनेज हो जाती है। मैनेज हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कराची का मौसम तो वाकई बड़ा सुहाना हुआ है और अल्लाह करे ऐसे ही रहे। हाँ बिल्कुल, आमीन और जो आमीन गर्मी इलाही पड़ रही है आमीन कि गुज़श्ता मौसम दिनों जो में है वो वो तो- ऐसे ही रहे, क्योंकि मौसम जब तक ऐसे ही रहेगा ना, और यकीन करे लोगों का इसमें मूड बड़ा बड़ा खूबसूरत जबरदस्त शेर है। याद आ गया हाँ बिल्कुल कि मज़ा बरसात का चाहो तो इन आँखों में आ बैठो, मज़ा बरसात का चाहो तो बैठो, इनमें स्याही है, सफ़ेदी है, शफक है और अब्रे बहारा। अरे वाह वाह वाह, जबरदस्त जबरदस्त। चलें जी, हमने आपको जो है वो शेर भी सुनवा दिया है इतने अच्छे मौसम पे। अच्छा जी, क्योंकि मौसम बड़ा अच्छा है और अच्छी अच्छी बातें हो रही है, तो एक अच्छी खबर जो है वो आपके साथ में शेयर कर लेते हैं। क्या खबर है ये खबर ये है कि रेलवे पुलिस कराची डिवीज़न की तारीख में पहली बार खातून हेड कांस्टेबल की हैसियत से तैनाती हुई है और रेलवे पुलिस कराची डिवीज़न के लिए ये एक काबिल फ़ख्र लम्हा है। मोहतरमा इरम नसीम लेडी हेड कांस्टेबल को उनकी शानदार कारकर्दगी और कराची कैंट APL खिदमत खल्क के जज्बे के एतराफ़ में हेड मुहर्रर तैनात किया गया है। मेराज भाई, कितना हौसला बुलंद होता है ख़वातीन का जब वो किसी डिपार्टमेंट में काम कर रही है और उनकी तरक्की हो और फिर इस तरह की खबरें सामने आए, तो आई थिंक इट्स रियली पॉजिटिव न्यूज़। अच्छा देखिए, मैं आपको एक बात तो बताऊं कि ऐसा नहीं है कि लेडी पुलिस एहलकार तैनात नहीं है। हाँ। है, लेकिन हाँ, ये रेलवे पुलिस हाँ, कराची की तारीख में पहली बार हुआ ये कि हेड मुहर्रर पहली मरतबा तैनात किया गया। सही। अच्छा, यही जो तजुर्बा है कराची पुलिस में भी पहले हो चुका है और रहा है, कामयाब रहा है। सही। SHO लगाया गया खवातीन को और हेड मुहर्रर लगाया गया खवातीन को, लेकिन कराची पुलिस में खवातीन हेड मुहर्रर चल ना पाई। ठीक है अच्छा। हाँ, वो कुछ अरसे रहने के बाद जो है वो क्यों? फिर उसके बाद वापस मर्दों को जगह लेनी पड़ी, क्योंकि जाहिर सी बात है शायद उनके बस का ना था वो काम। क्योंकि देखिए वो ये तो मेराज भाई आप जरा थोड़ा संभल के बोले, क्या मतलब है उनके बस का भाई, काम नहीं था? मुझे अच्छी खवातीन तरह सारे याद है, काम मैंने कर सकती हैं भाई। कवरेज की थी जोराबाद थाने में, हाँ। खातून को हेड मुहर्रर लगाया था। अच्छा। तो हम गए उनके पास मिलने भी गए, उनसे बात भी की, बहुत अच्छा रहा था। लेकिन ज्यादा अरसे वो चल नहीं पाई थी, क्योंकि वो होता ही है कि अब एक थाना है, हाँ। उस थाने के अंदर अगर 100 लोगों की नफरी है, राइट। तो अब उनमें से 99 जो है वो मर्द है। ओके। सही। अच्छा, उनमें से बहुत सारे लोग हैं वो खातून की बात सुनना भी गवारा नहीं करते, कहते ये अब हम पे हुक्म चलाएगी। कुछ ये अच्छा, वाले भी तो होते हैं। ये तो फिर मर्दों की प्रॉब्लम हुई ना। तो दूसरे जो टाइप होती है वो ये होती है कि अब हम इनकी बात सुनेंगे यार, जलील कर देती हैं वो सबके सामने खड़े होकर। हाँ, सही, तो वो बिल्कुल। इस मसाला है। लेकिन बहरहाल रेलवे पुलिस में अगर हेड मुहर्रर तैनात होंगी तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो भी डिपार्टमेंट है पुलिस का, सही। और खवातीन को मर्दों के शाना बशाना काम करना चाहिए। हाँ। ठीक है। अब कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं ना, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट है, यहाँ के मामला थोड़े से डिफरेंट होते हैं, लेकिन फिर भी हमने देखा है यहाँ कराची पुलिस में भी कितनी DSP हैं खवातीन, SP हैं, शैला कुरैशी आप यहाँ पर आई थी, आपने बिल्कुल, मिली थी। सही, सही। अलीना राजपर हैं, हाँ। अभी SSP इन्वेस्टिगेशन जी, थी, अभी जी। सजावल लग गई। जी, जी, तो जी, जी। इस तरह बहुत सारी खवातीन हैं, ज़्यादा परवीन की बात करें हम। सही। तो खवातीन हैं जो कि मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं। तो इसी तरह अगर रेलवे पुलिस में भी इन्होंने काम शुरू किया तो बहुत अच्छी बात है। उससे होगा ये कि अल्लाह न करे अगर रेलवे के हवाले से कोई शिकायत होती है, ट्रेन के हवाले से कोई शिकायत होती है, तो खवातीन को बड़ी आसानी होगी हाँ, कि वो एक खातून से जाके मिलेंगी और उसको अपने मामला या मसाइल को बताएंगी ना, तो उनको आसानी होती है। आसानी तो होती ये है, बहुत बिल्कुल, हाँ। बहुत अच्छा फैसला है और मेरे ख्याल में इसको बढ़ाना भी चाहिए। बढ़ाना भी चाहिए। चलिए जी, अगली खबर जो है वो कुछ इस तरह से है कि कस्टम हुकाम ने जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर करेंसी स्मगल करने की जो कोशिश है उसको नाकाम बना दिया है। कराची जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पाकिस्तान कस्टम्स की बड़ी कार्रवाई में
$72,700 अमरीकी डॉलर जब्त कर लिए गए हैं। अच्छा जनाब, इस कार्रवाई के बारे में जो इनसाइड स्टोरी है वो जानते हैं खुर्शीद भाई से। खुर्शीद भाई ज़रा बताइए कि क्या सूरत हाल रही है। देखिए, ये कार्रवाई हुई थी गुज़िश्ता रोज़ ना, तो एक एथोपियन एयरलाइन थी, उसमें एक बाशिंदे थे और उन्होंने अपने जूते में और अपने सामान में ये 72,700 अमरीकी डॉलर जो है वो छुपाए हुए थे। तो हमारा जो कस्टम काम का जो अमला है इंटरनेशनल लॉन्च में, तो वो बड़ी जाँफिशानी से इस पर कड़ी नज़र रखे हुए होता है, क्योंकि यहाँ से मंशियात की स्मगलिंग की भी आमद और जामद हो रही होती है। तो कोई जूते में छुपाता है, कोई बैग में छुपाता है, उनके बहुत सारे तरीका वारदात हैं ना, जो मंशियात फरोश हैं या जो करेंसी स्मगलिंग करने की कोशिश करते हैं। बाज़ औक़ात वो कामयाब भी हो जाते हैं, बाज़ औक़ात नहीं कामयाब होते, लेकिन कामयाब ज़्यादातर क्यों नहीं होते? क्योंकि हमारा जो वहाँ कस्टम का जो अमला होता है, उनकी जो स्कैनिंग मशीन्स है, उनकी जो अपनी एक दूरअंदेशी होती है, उनके अपना एक अंदाज़ है इन्वेस्टिगेशन करने का और गुफ्तगू करने का, और फिर वो किसी अगर पैसेंजर पे कोई शक को शुबा होता है तो उसको फिर इन्वेस्टिगेट भी करते हैं। तो ये कार्रवाई जो है ना रात हुई है, और जो असिस्टेंट कलेक्टर कस्टम है शर्जील वसान, तो उनकी सरबराही में कार्रवाई हुई है और इसमें 72,700 अमरीकी डॉलर जो है वो रिकवर किए हैं जी। इसके अलावा भी मुतअद्दिद कार्रवाइयाँ हुई हैं, जिसमें मंशियात भी पकड़ते हैं, मोबाइल फ़ोन, आईफोन, इस तरह की स्मगलिंग को पकड़ लेते हैं। बाहर से जो है वो ड्यूटी फ्री लेकर आते हैं लोग, कोई 70 मोबाइल, 80 मोबाइल, आईफोन, क्योंकि उन पर टैक्स नहीं होता, यहाँ लेकर आके वो फिर फ़रोख्त कर देते हैं। इससे पाकिस्तानी मईशत को नुकसान होता है, लेकिन हमारा जो कस्टम का अमला है वो उनकी अपनी स्कैनिंग मशीन्स हैं, उनके अपने लोग वहाँ पर ट्रेंड होते हैं, स्नाइपर्स जो वॉच डॉग होते हैं वो होते हैं। तो ये सारा जो अमला है, सारी जो मुशक्क़त है, मेहनत है, और इसका इन्हिसार इसी बुनियाद पर होता है कि वो किसी किस्म की भी स्मगलिंग जो है वो उसकी रोकथाम के लिए मुस्तैद है, स्मगलिंग की रोकथाम की जा सके। अच्छा जी, एक और ख़बर है, और एक और ख़बर ये है कि जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल है उसमें जो अफसरान की तकर्रियाँ हुई हैं और तबादले हुए हैं, उनका सिलसिला जो है वो शुरू हुआ, और सिटी 21 जो है वो आपको हर खबर बताता है, लम्हा व लम्हा आगाह करता है। महराज भाई से मज़ीद इस बारे में जानते हैं। महराज भाई ज़रा बताएंगे तकर्रियाँ, तबादले और क्या सूरत हाल रही? देखिए जी, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जाहिर सी बात है सिंध गवर्नमेंट का ही इदारा है, और ट्रांसफ़र पोस्टिंग तो रूटीन के मुताबिक चलती रहती है, लेकिन इस वक्त वो बहुत हॉट इशू बना हुआ है। हाँ, मैं वही पूछना चाह रही थी कि आपको पता है कि 2 साल के दौरान कराची में 4 से 5 इमारतें गिर चुकी हैं। सही, तब सोचने की बात है। मेगा सिटी, इतने बड़े बड़े दावे, इतने बड़े बड़े मामला, सीएम साहब की गहरी नज़र, विफाक की गहरी नज़र, सही, उसके बावजूद एक बनी हुई बिल्डिंग और उस बिल्डिंग में रिहायशी लोग 27 लोग मतलब मिनटों में और लम्हों में लुक़्मा अजल बन गए। सही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ, तो बात यह है कि कराची में वाइट कॉलर क्राइम शायद मैंने पहले भी जिक्र किया था, वाइट कॉलर क्राइम कहलाता है ये। सही, एक क्राइम तो वो है कि डाकू ने कुछ लूटा, छीन के चला गया, ठीक है, करप्शन के मामला हुए, पुलिस ने पैसे लेके मुजरिम को छोड़ दिया, सब नज़र आता है, उसके बाद गायब हो जाते हैं सब मंजर से। जी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में होने वाला जो वाइट कॉलर जो क्राइम है, मुबैना तौर पर करप्शन का जो मामला है, वो बरसा बरस सामने खड़ा रहता है। अगर एक बिल्डिंग इल्लीगल कंस्ट्रक्ट हो गई, बिल्कुल आबाद हो गई, ठीक है, वो कम से कम भी 60-70 साल 80 साल अपनी जगह खड़ी रहेगी, ठीक है। भी जो थी 50-60 साल से थी, बिल्कुल। अच्छा, इसका मामला थोड़ा डिफरेंट था कि इसमें मखदूश इमारत थी, लेकिन इस मखदूश इमारत को आज से 3 साल 4 साल पहले ये 3 मंजिला थी, तो उस वक्त कहा गया था कि तीसरी मंजिल तोड़ दो, इसकी तीसरी मंजिल जो है इस पे लोड पड़ रहा है। फिर उन्होंने कहा नहीं, ये उन्होंने उसके ऊपर 3 और डाल दी, 3 बिल्कुल नहीं ऐसे बैलेंस हो जाएगी। तो कराची में गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला आज का नहीं है, बरसों से चल रहा है। अच्छा, अभी इस हवाले से डीजी की चेंजिंग हुई है, इसाक खोड़ो को हटा दिया गया है, और इस वक्त शामिर भुट्टो जो है वो नए डीजी मुकर्रर हुए हैं, और उन्होंने आते ही कुछ ऐसे हुक्मनामे जारी किए जिसमें जो मुबैना तौर पर राशि अफसरान थे, वर्षों से अपनी अपनी सीटों पर विराजमान थे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में, उनको परेशानी लाक हो गई, क्योंकि उनके 5 साल के असासों की पूरी जो है वो रिकॉर्ड तलब कर लिया उन्होंने कहा जी 5 साल में आपने कितने असासे बनाए, और जब आप यहाँ पर आए थे 5 साल पहले आपके कितने असासे थे, उन तमाम का रिकॉर्ड 15 दिन के अंदर एडमिन डिपार्टमेंट में जमा करा दें। अब ये बहुत बड़ी वजह है इसका मतलब है कि एक बहुत बड़ी इंक्वायरी कंडक्ट होने वाली है और सीएम की निगरानी में होगी, ताकि कम से कम ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है और इस तरह नाकिस मटेरियल से हो रही है, इसकी रोकथाम हो सके, लोगों की कीमती जाने बच सके, लोगों का सरमाया बच सके, तो बस ये ट्रांसफर पोस्टिंग जो है वो इसी सिलसिले की लेट्स सी कि ये जो ट्रांसफर पोस्टिंग्स है इनका इम्पैक्ट भी अच्छा हो, पॉजिटिव हो, जो लोग आए वो इस तरह से आए कि वो लोगों की भलाई के लिए सोचें और लोगों की मदद के लिए सोचें। अच्छा जी, शो में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो दीगर टॉप स्टोरीज पर डिस्कशन करेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। तो भाई बात ये हो रही है कि जो जिन्ना हॉस्पिटल है, जेपीएमसी जो है, ये एक बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ बड़ी तादाद में लोग जाते हैं, लोगों की ट्रीटमेंट होती है, लेकिन जो मजबूर परेशान हाल लोग अपनी दवाइयों के पैसे जैसे तैसे करके इस हॉस्पिटल पहुँचते हैं कि जी डॉक्टर को दिखा लेंगे, तो फिर वापस में जो मेडिकल स्टोर है, पता नहीं उसका क्या कितना जो है वो ख़र्चा होगा, वहाँ पर बैठे हुए मरीज़ों के जो हैं वो पैसे चोरी हो रहे हैं, और वहाँ पर जो बैठे हुए मरीज़ हैं उन्हीं का सामान चोरी हो रहा है। ये महराज भाई हैरान कुन बात नहीं है कि एक हॉस्पिटल है जहाँ ऑलरेडी इतना रश है, जहाँ पर सीसीटीवी कैमरास भी मौजूद हैं, वहाँ भी इस तरह के हादसात वाक़यात हो रहे हैं। अब आप सोचें, जिस बंदे की हॉस्पिटल में बैठे हुए परेशानी के आलम में पैसे खो जाएँ, जेब कट जाए, वो कहाँ जाएगा इंसान उसी एट दी स्पॉट हॉस्पिटल में। बहुत बड़ा अलमिया है ये माशरे का हमारे, मतलब हमारे माशरे में अब ये सोच भी ख़त्म हो गई है कि हम अगर कोई गलत काम कर रहे हैं तो कर कहाँ रहे हैं ये भी नहीं सोच रहे। हाँ, सोचने की बात है कि एक आदमी अगर बेचारा आया है किसी मरीज़ को लेके, उसका तीमारदार है, हाँ, अब सरकारी अस्पताल है जी, जी, दवाएं चले ठीक है मिल भी जाती हैं, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी उसको चाय पानी कुछ दवाएं बाहर से लाना होता है। अस्पताल का नाम सुनते ही सबसे पहले आपके दिमाग में आता है यार मेरी जेब में पैसे हैं या नहीं है, exactly, और नहीं है तो मैं पैसे किसी आते से हैं, मांग के ले जाऊँ, मैं कुछ मांग कर लूँ कि मेरे पास हाँ। पैसे न, वहाँ ऐसा ना हो कि मैं पैसों के लिए परेशान हो जाऊँ। सही। और यहाँ पर जो ये जो इस तरह के लोग हैं जेब कतरे और चोर, ये यहाँ भी लोगों को नहीं बख्श रहे हैं। लेकिन बात है कि जिन्ना हॉस्पिटल इतना बड़ा है और पूरे पाकिस्तान से ही तकरीबन 1-2 सूबों से तो कम से कम लोग आते ही हैं यहाँ पर इलाज के लिए, तो अब लोगों को आने से तो नहीं रोका जा सकता, कैमरे भी यहाँ पर लगे हुए हैं। लेकिन आपको एक बात बताऊं कि इन जो जेब कतरों में ना अब ख़वातीन का रोल बढ़ गया है। अब उसमें सिचुएशन ये होती है कि अगर कोई गार्ड्स भी खड़े हुए तो खातून को वो हर खातून को चेक नहीं कर सकता कि क्या मामला है। बुर्का पहनी हुई होती हैं, अबाया पहनी हुई होती है, नकाब लगाई हुई होती हैं, चादर ऐसे ली हुई होती है। तो उसमें ये बताऊं कि आपको ये टोलियां हैं, इस वक्त खाली जिन्ना अस्पताल की बात नहीं है ये, इस कराची में जेब कतरों के जितने गिरोह सरगर्म हैं उसमें अब ख़वातीन की तादाद बहुत ज़्यादा है, जो कि बसेस में, मज़ारात पे, जो रश के मकामात हैं ना, जहाँ जहाँ उनको पता है कि यहाँ पर रश होगा तो वहाँ पर ही कार्रवाई करते हैं। तो अस्पताल में आपको पता कितना रश होता है। हम दिन में अगर 1 घंटा जाके सिर्फ इमरजेंसी के बाहर गुजारने ना, जिन्ना अस्पताल में, सिविल अस्पताल में, अब्बासी हॉस्पिटल में या NICVD में, तो हमें यकीन करें कि ऐसा लगता है कि सारी दुनिया बीमार हुई है। तो इतनी बड़ी तादाद में जब लोग आते हैं, लेकिन इसमें एक तो पुलिस को ख्याल करना पड़ेगा, दूसरा वहाँ की जो इंतजामिया उसको ख्याल करना पड़ेगा, और तीसरा उन लोगों को सोचना पड़ेगा जो ये मजमूम काम कर रहे हैं कि हम अगर ये कर रहे हैं तो इससे किसको कितना नुकसान होगा। खुर्शीद भाई, कितनी अफसोस की बात है कि अब जो पेशेंट है वो लाइन में बैठा हुआ है, परेशान हाल है, खुद मरीज़ है या उसके साथ मरीज़ है, उसकी जो है वो जेब कट गई, उसके पैसे चोरी हो गए, वो वहाँ क्या करे, वो इस सिचुएशन में क्या करे? देखिए सबा साहब, इसमें बहुत सारे फैक्टर हाँ। हैं। एक तो नंबर ऑफ़ पेशेंट का ज़्यादा होना, क्योंकि कराची में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो NICVD हो, जिन्ना हो, अब्बासी हो, सिविल हो, यहाँ पर नंबर ऑफ़ पेशेंट जो है वो पूरे सिंध से आते हैं, बलूचिस्तान से आते हैं, उसके अलावा KPK से आते हैं, आज़ाद कश्मीर से लोग होते हैं। तो एक तो नंबर ऑफ़ पेशेंट आप ये देखने ज़्यादा है, फिर उन पेशेंट्स के साथ उनके तीमारदार हैं, वो 2 से 3 अफराद होते हैं, 4 अफराद होते हैं। ज़ाहिर है वो दूर से आएंगे, उनके बिस्तर, उनके खाने पीने का सामान, फिर पैसे, उनके दीगर अशिया, एक तो ये फैक्टर है। तो हुकूमत को इसमें चाहिए कि नंबर ऑफ़ पेशेंट्स को जो है वो किस तरह से डाइवर्ट करे ताकि लोगों का जो यहाँ पर रुझान भी कम हो और नंबर ऑफ़ पेशेंट जो है वो डाइवर्ट हो उनके अपने आबाई इलाकों में। जैसे सिंध है, लड़काना में, सखर में, नवाबशाह में, मेट्रो खास में, वो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स नहीं हैं, मौजूद हैं, लेकिन वहाँ पर वो फैसिलिटीज़ नहीं है। अच्छा, जेब तो कट रही है आपकी, चाहे वो हुकूमती सतह पे कट रही है, टैक्स की सूरत में कटती है, यहाँ जेब काटते हैं। तो इसमें जो CCTV कैमरेज हैं उसको फोकस करने की ज़रूरत है, और जो तीमारदार आते हैं वो भी अपनी जो पैसे हैं वो बिल्कुल, जो मुतासरा शख्स है उसने भी यही मुतालबा किया कि भाई CCTV कैमरे में देख लें, दरख्वास्त भी दी उसने कि भाई किसी तरह देख लें कि मेरे पैसे कहाँ चले गए। तो ये बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं कि जो CCTV कैमराज हैं, जो वहाँ पर मुतल्लिका लोग होते हैं, उनसे ज़रूर कहा जाए। लेकिन इस तरह के जो मामला हैं ना, ये इंतहाई अफसोसनाक मामला होते हैं कि आप देखें जो बंदा जिन्ना हॉस्पिटल जा रहा है ऑलरेडी वो कितना परेशान होगा, ऑलरेडी उसकी पास कितने कम पैसे होंगे कि वो ये जा रहा है सरकारी हॉस्पिटल में और इस उम्मीद से जा रहा है कि शायद वहाँ पर उसकी ज़िंदगी बेहतर हो जाए, कोई उसका इलाज मालजा हो जाए, कम पैसों में जो है उसकी देखभाल हो जाए और उसी की जेब कट जाए, उसी के साथ ये जो है वो हादसा हो या वाक़या हो। तो दैट्स रियली सैड। बहुत शुक्रिया खुर्शीद भाई, बहुत शुक्रिया महराज भाई हमारे शो के ऊपर आए। और शो में यह वक्त तो एक ब्रेक का, हेडलाइंस ब्रेक के बाद जो है वो वापस आएंगे और वापस आकर आपसे करेंगे ढेर सारी बातें। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। तो हमारी सोसाइटी में जिस तरह के हादसात रोनुमा हो रहे हैं और पै दर पै ये वाक़यात सामने आते हैं, जिसमें आपने देखा कि जो एक्ट्रेस हुमैरा हैं उनका ये वाक़या हुआ जिसने पूरे पाकिस्तान को हिला के रख दिया कि लोग अकेले रह रहे होते हैं, रिस्क के लिए बैठे होते हैं, कमाने के लिए दूसरे शहरों में आते हैं, और ये कैसे पॉसिबल है कि इतना टाइम तक उनका किसी से जो है वो रब्ता ही नहीं था, किसी ने उनको कॉल करके नहीं पूछा। अगर घर वाले नहीं मिलते थे तो कम से कम बाकी लोग तो होंगे, उनकी इंडस्ट्री के बाकी लोग होंगे, मीडिया फ्रेटर्निटी के लोग होंगे, कोई ना कोई मेड होगी जो उनके घर आती जाती होगी या नहीं होगी, कोई एक आधा शख्स तो ऐसा होगा जिससे उनका फ्रीक्वेंट रब्ता होगा। तो किसी ने भी उनको रब्ता नहीं किया और इतने टाइम तक पता नहीं चला। बहरहाल ये सारी बातें जब इन्वेस्टिगेशन होंगी तो सामने आएंगी, लेकिन इससे ये समझ में आता है कि जो बैचलर रहना है क्या ये वाकई बड़ा ख़तरनाक है। जो लोग इस तरह की ज़िंदगी चूज़ करते हैं कि वो किसी दूसरे मुल्क, किसी दूसरे शहर जाके बैचलर रहेंगे, उनको क्या चैलेंजेस होते हैं, क्या वाकई ये सेफ़ नहीं है, और अगर जो लोग बैचलर रहते हैं तो उनको किन SOPs के साथ रहना चाहिए अपने काम के लिए, अपनी तरक्की के लिए, वो जो चीज़ें अचीव करना चाहते हैं, वो जिस जगह पर मौजूद हैं, अगर वहाँ उनकी फ़ैमिली नहीं है तो उनकी फ़ैमिली का इसमें क्या रोल होना चाहिए। एक आम बैचलर, एक आम पाकिस्तानी जो कि अपने रोज़गार के लिए, चाहे वो लड़की है, लड़का है, जो भी है वो शख्स, जिस शोबे से भी वो ताल्लुक़ रखता है, जिस फील्ड के लिए भी वो स्ट्रगल कर रहा है, अगर वो अकेले रह रहा है तो ये कितना ख़तरनाक है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो है वो फारिया महमूद मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसी हैं फारिया, आप ठीक हैं? सबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फारिया, क्योंकि आप जिस तरह से एक वर्किंग वीमेन हैं और आपका तज्ज़िया, आपका एक्सपीरियंस इसमें बहुत ज़्यादा है कि आप बहुत अच्छी तरह ख़वातीन के इन मसाइल को जानती हैं, या ऑब्वियसली जो मर्द हजरात अकेले रह रहे होते हैं या बैचलर्स रह रहे होते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा इन लोगों से मिलना जुलना भी होता है और आपकी बहुत ज़्यादा विजन है। मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर बताएं कि ये जो ख़वातीन हैं, ये जब बैचलर रह रही होती हैं, इनको क्या चैलेंजेस होते हैं और क्या बैचलर रहना वाकई ख़तरनाक है? बिल्कुल सबा, देखें डिपेंड करता है। हाँ, जब बच्चियाँ या लड़का लड़की जो भी घर से अपने निकलती हैं, सबसे पहले तो देखें, सबसे पहले वो सोसाइटी देखें कि हम जिस सोसाइटी में हम रहना जा रहे हैं उसके आसपास के लोग कैसे हैं। बच्ची को ये भी देखना चाहिए। सेकेंडली, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ अपनी फैमिली को ज़रूर लूप में लें, ज़रूर लूप में लें। उनको बताएं कि हम यहाँ रह रहे हैं, आसपास ये जगह है, ये जगह है। बच्चियों के लिए ना, स्पेशली लड़की हो लड़का, अब ये नहीं है कि लड़कियों के लिए कौन सी जगह सेफ़ है, दोनों के लिए मैं बात कर रही हूँ। आसपास का एरिया ज़रूर देखें कि हमारे लिए रहने के काबिल हैं, यहाँ के फैमिली वाले लोग रहते हैं, या मतलब कि किस तरह के आजकल सोसाइटी में लोग रह रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ नहीं देखा जाता। हमारे यहाँ बस ये देखा जाता है कि हमारा सुकून कहाँ है। नहीं भाई, हमारे लिए ये सुकून की जगह है, हम तो यहाँ रहेंगे, हम तो कट के रहेंगे, हम तो इस तरह रहेंगे। ऐसा नहीं है। देखें, जो आपके फॉलोअर्स, एक बात करें, हर थोड़ी सी वो है, मीडिया में समटाइम ऐसा होता है हमारे फॉलोअर्स बहुत हैं, हमारे ये हैं, हम वो हैं, हम उनसे इतना राब्ते में रहते हैं, लेकिन हम ये नहीं देख रहे होते हम अपने घर वालों से कितना राब्ते में, हम रिश्तेदारों से राब्ते में। इन लोगों से कोई राब्ते में नहीं रहता है। काम कौन आएंगे इन दी एंड? कौन काम आएगा सबा? ये आपके फॉलोअर्स काम आएंगे? नो, ये सिर्फ बातें करेंगे, ये सिर्फ कीबोर्ड वॉरियर्स है, दैट्स ऑल। बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि ये सिर्फ कीबोर्ड वॉरियर है और कुछ नहीं है। तो फॉलोअर्स भी इनके बहुत ज़्यादा थे वैसे, जो इंस्टाग्राम पर ना कि, और इनके जो पेजेस वगैरह थे वो उस पर काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स थे। एक आम पाकिस्तानी, एक ख़ातून, एक आम पाकिस्तानी लड़की जब भी हुसूल रिज़्क़ के लिए किसी दूसरे शहर जाती हैं, या वो ये सोचती हैं कि जी मेरी कामयाबी या तरक्की यहीं इसी शहर में मुमकिन है और मैं वहाँ अकेले रहने का फ़ैसला करती हूँ, तो फरिया किन चीज़ों को SOP को ध्यान में रखना चाहिए? किस तरह का एरिया चूज़ करना चाहिए रहने के लिए? किन के साथ में मुस्तकिल कांटेक्ट होना चाहिए? वैसे तो ऑब्वियसली फैमिली के साथ ही कांटेक्ट होना चाहिए, लेकिन अब जो हम देखते हैं कि कई जो है वो वाक़यात ऐसे होते हैं, जैसे ये जो एक्ट्रेस है हमारा, इनकी फैमिली से इनके मिलना जुलना नहीं था। जो आम लड़कियां आ रही होती हैं वो इसलिए आ रही होती हैं कि उनके भाई वगैरह कोई नाराज़ होते हैं या उनको कोई प्रॉब्लम होती है। तो लोगों की कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं कि उनका अपनी फैमिली से ताल्लुक़ नहीं होता, या उनका अपने ग्रेट ग्रैंड से ताल्लुक़ नहीं होता, या रिश्तेदारों से ताल्लुक़ नहीं होता। तो वो टोटल जब किसी दूसरे शहर में आते तो गैरों को जान के, समझ के, उनसे पूछ के उनको दोस्त बना के आते हैं। अल्टीमेटली किन लोगों से रब्ता रखना चाहिए? जब आप बैचलर रह रहे हो तो किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? देखिए, हर चीज़ का, वो कहते हैं ना, हम इस कॉर्पोरेट में काम करते हैं, ये हमारी फैमिली है। हाँ। हम मीडिया में काम करते हैं, मीडिया हमारी फैमिली है। हाँ। अब बताएं क्या फैमिली थी उसकी? सब सिर्फ कहने की बातें होती हैं सबा। रियल जो आपके रिश्ते होते हैं ना, वो वही होते हैं। ये हम सिर्फ वर्बली कह रहे होते हैं, अरे भाई नहीं, हम सब फैमिली की तरह रह रहे हैं, हम ये सब, ये नो,
कोई नहीं होता, आपका सिर्फ आपके जो अपने रिश्तेदार ही होते हैं ना। फिर मैं कहूँगी बच्चियों से प्लीज़ मेरी बहुत रिक्वेस्ट है, अपनी पेरेंट्स को मत नाराज़ किया करें, नहीं नाराज़ किया करें। और नाराज़गी के बहुत बुरी चीज़ है ये कि अपने पेरेंट्स को नाराज़ करके आप अगर रह रही हैं, ठीक है आप राब्ता तो करें, उसके बाद आपने जो कर लिया ठीक है कर लिया, आपने ये फील्ड अपना ली, उसके बाद प्लीज़ उनसे राब्ता करें, उनसे माफ़ी मांगें अगर भाई ठीक है जो भी था। पेरेंट्स को भी चाहिए, बीइंग पेरेंट्स मुझे बहुत अफसोस हुआ कि जब उस बच्ची को, लड़की को ये कहा गया कि हम इसकी मैयत एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये इंसानियत है। सबा आप खुद बताएं यार, पेरेंट्स मना कर रहे हैं, ऐसा क्या? अब वो अपने खालिक की हकीकत से पहुंच चुकी है। अब वो जाने उसका मतलब अल्लाह पाक जाने, ठीक है। पेरेंट्स क्यों नहीं कबूल कर रहे उस बच्ची को यार? ऐसा भी क्या हो गया है? ऐसा भी क्या, मतलब आप खुद ही खुदा बन गए हैं, खुद ही आपने फैसला कर दिया है कि हमने चले, आपने ताल्लुक़ की इज़हार कर दिया, अपनी नाराज़गी का इज़हार कर दिया ना, अब तो वो अल्लाह ताला के पास जा चुकी है, अब तो उसे अपना लें। सही, बिल्कुल। और इसी तरह से ना बहुत सारे हमारी जो एक्ट्रेस हैं, जब ये खबर सामने आई इनके पेरेंट्स की जो खबर सामने आई, तो बहुत सारी एक्ट्रेस ने कहा, इनफैक्ट सोनिया हुसैन जो है उन्होंने कहा कि भाई इनकी जो तदफीन के फ़राइज़ हैं वो आप हमें सौंप दें, क्योंकि जिस मीडिया फिटर्निटी से वो थी, हम इसलिए नहीं बात करें कि वो मीडिया से थी तो हम उनके लिए बात कर रहे हैं। हर उस लड़की के लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं जो कि बैचलर रहती है, हर उस शख्स के लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं जो कि बैचलर रहते हैं, उनको बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। इससे पहले भी हमने कई शोज़ किए हैं कि जो बैचलर्स की सिक्योरिटी है उनके हवाले से लोगों को इक़दाम करने चाहिए। कोई ऐसा मुख्तसर सा लॉ ज़रूर बनाना चाहिए, जब कोई भी घर किराए पे लेता है, जब भी आपको लगता है कि भाई कोई बैचलर आपके पास रहने के लिए आ रहा है, वो अच्छी फैमिली से, ज़रूर उसके वालिदैन से रब्ता रखें। वालिदैन नहीं तो जो उनके कोई ग्रेट ग्रैंड्स हैं, कोई ना कोई गार्जियन है, कोई भी है, तो कम से कम, ताकि जब आप उसे कॉल करें और वो कॉल पिक ना करे, एक दिन कॉल पिक ना करे, खुदा ना खास्ता 2 दिन ना करे, तो किसी और को आप कॉल करके बता सकें और पूछ सकें कि कोई उनके घर जाके देखा है कि वो कहीं किस हाल में है, किसी बुरे हाल में तो नहीं है। तो ये सारा सिनेरियो है। इसके अपार्ट फ्रॉम दैट भी बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस होते हैं बैचलर्स को कि अब कोई खातून है, कोई लड़का है, पाकिस्तान में ही नहीं, जब वो मुल्क से बाहर जाके रहते हैं तो लोग अकेले जाते हैं। आपने इतना ट्रैवल किया है, आपको पता है कि मुल्क से बाहर लोग घूमते हैं, लेकिन मुल्क से बाहर जब वो जाते हैं ना तो उनको ये प्रॉब्लम नहीं होती। उनको पता होता है कि कोई ना कोई आके हमें चेक कर लेगा, कुछ ना कुछ हमें पता चल जाएगा, कोई ना कोई ऐसा होगा जो कि हम पे निगाह जिसने रखी होगी, कोई कैमरा होगा, कोई सर्वेलेंस होगी, तो हमारे बारे में फ़ौरन से किसी ना किसी को पता चल जाएगा। लेकिन हमारे अपने मुल्क में जहाँ पर हम कहते हैं कि जी हम बड़ा फैमिली सिस्टम पे बिलीव करते हैं, हम जो है वो एक बॉन्ड क्रिएट करते हैं लोगों के बीच में, हम जो है आपस में बड़े प्यार से रहते हैं, हम जो है आपस में बहन भाइयों की तरह हैं। वहाँ उस माशरे में एक लड़की 9 महीने तक, या कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 6 महीने तक, या कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है वो 4-5, जो भी एक्यूरेट रिपोर्ट्स आएंगी वो हम आपके साथ में शेयर करेंगे, इतने टाइम तक वो वहाँ मर गई, उसकी लाश वहाँ थी और किसी को पता नहीं। इससे अंदाज़ा लगाएं, बेहिसी चेक करें इस माशरे की आप। इस 6 महीने, सबा इट्स नॉट अ शॉर्ट टाइम, 6 महीने। आयशा आपा, हाँ ठीक है, क्या हुआ, क्या बेहिसी है, मतलब माशरा हम कहाँ जा रहे हैं, मतलब पता ही नहीं है। एक इंसान मरा है सबा, एक इंसान मरा है। जानवर भी अगर कोई मरता है ना, आप उसकी लाश साइड में करके आप इस तरफ से जा रहे होते हैं। यहाँ पे हम पता है, और हम पता है क्या फखर से बोल रहे होते हैं, भाई हम तो अपने काम से काम रखते हैं। हमारे माशरे में नॉर्मली लोग क्या बोलते हैं, हम तो अपने काम से काम रखते हैं। भाई हमें क्या पता क्या हो रहा है, हमने तो रिश्तेदार छोड़ के बैठे हुए। जब आपने सब छोड़ के बैठे हुए, अब आप कीबोर्ड पे, इंटरनेट पे, आप फेसबुक पे, हर जगह आप उस बच्ची, आप उसकी तस्वीरें वायरल कर रहे हैं, ये बेहुदा थी, अपने काम से काम फिर आप क्यों नहीं रख रहे हैं? हाँ, अब आप फतवे भी लगा रहे हैं। जब वो नहीं है तो तब आपको ये याद आ रहा है, तो वो तो ऐसी थी, वो जैसी भी थी इंसान थी भाई। और कोई भी शख्स जो भी बैचलर रह रहा है, जो भी कहीं भी रह रहा है, वो जैसा भी है वो इंसान है। हमें कोई राइट नहीं कि हम किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें, लेकिन हम किसी के जो है वो राइट्स के बारे में तो बात कर सकते हैं। किसी के साथ अगर जुल्म हुआ है तो हम बात कर सकते हैं कि जो ये एक तरह का जुल्म ही है ना। यहाँ आप देखें कि मैं हैरान इस बात पर हूँ कि उसका कांटेक्ट ही नहीं हुआ किसी से, मतलब उसका कोई फ्रेंड ही नहीं था, कोई दोस्त ही नहीं था जिसने जो है वो कांटेक्ट ना किया हो। इनफैक्ट मैं आपको मैसेज करती हूँ या आप मुझे मैसेज करती हैं, हम लोग अगर एक दूसरे को थोड़ी देर तक रिप्लाई नहीं करते तो प्रॉब्लम आती है कि अच्छा यार पता नहीं फरिया किधर है, पता नहीं रिप्लाई नहीं आया। आपको बीइंग अ फ्रेंड आपको होता है ना कि भाई किसी ने मुझे रिप्लाई नहीं दिया तो अब दोबारा कॉल करके पूछ लेते हैं। मैं हैरान इस बात पे थी कि आप देखें कि
क्या उसके हालात होंगे, कितनी वो डिप्रेशन में थी, या क्या उसको प्रॉब्लम थी, या इस तरह के लोगों को क्या प्रॉब्लम होती है। चलें, इनके साथ तो ये वाक़या हुआ फारिया, मैंने इस तरह के भी बड़े सारे वाक़यात जो है वो देखे हैं, सुने हैं, कि लोग ये बताते हैं कि जो बैचलर्स रह रहे होते हैं उनके अपने पड़ोसी बाकी लोगों के साथ मिले हुए होते हैं और उनके साथ इस तरह की वारदात करवाते हैं कि जी फ़लाँ बंदा जो है वो अच्छी फैमिली से है। आपके घरों की चाबियां बन जाती हैं, आपको पता ही नहीं होता, लोग आपके घर में अंदर आते हैं, जब आप चले जाते हैं तो आपके पीछे से पता नहीं कौन कौन आपके घर में आता है, आपके घर से चीज़ें चुरा लेते हैं लोग, आपको सोते में, नींद में आपको इंजेक्शन लगा देते हैं। वो इस तरह के भी वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं और ये बिल्कुल सच है कि नींद में आके वो आपको इंजेक्शन लगा देते हैं, आप सारा सारा दिन वहाँ पर पड़े रहते हैं, आपको बिल्कुल हिप्नोटाइज़ कर देते हैं, आपको बिल्कुल ब्लैकमेल करने वाली वो सूरत हाल में ले आते हैं। और जब आप उस कंडीशन में आ जाते हैं कि आप बिल्कुल उनके साथ में जो है वो कहते हैं ना, कहने बिल्कुल कंट्रोल हो जाते हैं, उसके बाद मेलिंग आपके साथ में शुरू करते हैं। तो समटाइम्स ये भी होता है कि आप कहते हैं ना कि आप किसी को बता नहीं पाते लेकिन आप ब्लैकमेल हो रहे होते हैं। तो किस बैचलर के साथ क्या सर्कमस्टांसेस होते हैं हम नहीं जानते, इसलिए स्पीक अप, बात करें एक दूसरे से, हाँ। राब्ते रखें। हम लोग क्या है बस इस मोबाइल में इतना खो गए हैं हाँ। सोशल मीडिया में, इन चीज़ों में, कि हमें पता ही नहीं है आसपास की दुनिया में हो क्या रहा है। घर वालों से दूर हो गए हैं, दोस्तों से दूर हो गए हैं। बस हमें अपने ये पता है कि हमारे ये फॉलोअर्स हैं, ये हमें कमेंट अच्छे कर रहे हैं, ये हमारे ये अच्छे कर रहे हैं। हाँ। आसपास के लोगों का कोई मतलब इंसान की कोई वैल्यू ही नहीं रही है। सही कह रही हैं बिल्कुल, कि कोई वैल्यू नहीं है इंसान की। मतलब अच्छा, जब आपके पड़ोस में कोई शिफ्ट हुआ है तो आप ये तो ज़रूर पता करेंगे कि वो क्या करता है, कितना कमाता है, कहाँ से है, कौन आता है, कौन जाता है। लेकिन अगर उसके साथ कोई हादसा हो जाए तो फिर आप कहते हैं हमने नहीं देखा, हमें नहीं पता। ये जो है ना, ये एक तरह का डबल फेस होता है। और मैं हमेशा यही कहती हूँ कि जो पड़ोसी है उसकी बड़ी अहमियत होती है। जो पड़ोसी होते हैं ना, वो इतना आपकी ज़िंदगी में अहम किरदार अदा करते हैं कि उनके बड़े राइट्स होते हैं, उनके बड़े हुकूक होते हैं। और अगर सही मायनों में ये पड़ोसी जितने भी होते हैं आपस में एक दूसरे का ख्याल रखें तो इस तरह के वाक़यात जो हैं वो रुनुमा नहीं होंगे। कम से कम आप किसी की जान बचा सकते हैं। शो में या वक्त तो एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर ये बात करेंगे कि हमारे मुल्क में कितने लोग जो हैं वो बैचलर रहते हैं और कितने लोग बैचलर रहकर खुश रहते हैं और कितने लोग जो है वो स्ट्रेस में रहते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो बात कर रहे हैं कि बैचलर रहना जो है वो कितना ख़तरनाक है। फारिया हमारे साथ मौजूद हैं। फारिया, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट कि लोगों को बैचलर रहना चाहिए, क्या इससे स्ट्रेस होता है? और जो लड़कियां बैचलर रहती हैं या लड़के बैचलर रहते हैं उनको किसी की निगरानी में ज़रूर रहना चाहिए, एटलीस्ट उनको किसी को कम्युनिकेट करना चाहिए, किसी को उनको बताना चाहिए कि भाई आप हमारा ख्याल रखें, और वो फैमिली से बेहतर तो कोई नहीं हो सकता। बिल्कुल सबा, देखें रहना अगर रहती हैं लड़कियां, हाँ। क्योंकि मेरा अपना खुद का ताल्लुक आपको पता है बिल्कुल, एडिशन हाँ, में था। हाँ। और बहुत सारी लड़कियां जो थी वो दूसरे सिटीज़ से थी और आसपास रहती थी, लेकिन अंडर द अपने फादर के अंडर हाँ, मतलब निगरानी में, हाँ। उनकी डॉक्यूमेंटेशन हुई थी, सही। भाई के अंडर डॉक्यूमेंटेशन हुई थी। कोई ना कोई गार्जियन होना ज़रूरी है। इससे ये होता है खुदा न खास्ता इन केस ऑफ इमरजेंसी एटलीस्ट आपको कॉन्टैक्ट तो करें। हाँ। लेकिन फिर वही बात देखें किस तरह आप ऐसे कैसे रह सकते हैं बगैर बताए, बिल्कुल दुनिया से कट के कैसे रह सकते हैं। दूसरी बात सबा, पड़ोसी का कौन सा कोई हक अदा कर रहा है? हाँ। कि हम इतने बेहिस माशरे में हम अब मतलब इस चीज़ को फ़ख्र समझा जाता है। हमें क्या पता बराबर में क्या हो रहा है? अच्छा, बराबर में वाले का ये पता है कौन किसके घर में आ रहा है, कौन किस गाड़ी में आ रहा है, किसके घर में कौन आ रहा है, ये सब हमें खबर होती है। लेकिन उसके बावजूद हम बड़े रात में क्या हुआ, सुबह क्या हुआ, बिल्कुल। क्या बातें हो रही हैं, वो कान लगा के भी सुन लेते हैं, और फिर दीवारों हम से बोलते हैं, हम दीवारें तो अपने मिली काम होती से हैं। काम रखते हैं। हाँ, और अगर किसी के साथ कोई हादसा हो जाए और इंसिडेंट हो जाए तो हमें तो नहीं मालूम। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि आपको जो है किसी के घर के अंदर क्या बातें हो रही हैं ये भी पता हो, और जब उसके साथ कोई इंसिडेंट हो जाए तो वो आपको ये वो वाली बात हो गई ना। अभी अगर उस लड़की के बारे में आसपास से इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो सब बताएंगे, वो शराब पीती थी, वो नशे करती थी, वो ये करती थी, उसको ये लेने आता था, ये लेने आता था, ये सब बताएंगे। लेकिन 6 महीने से उसके साथ वो किस तरह, और पता है आपको बड़े मजे की बताऊँ, हाँ। क्या बोलेंगे, फेमिनिज्म है, मेरा जिसम मेरी मर्जी वाली थी ना, इसलिए हाँ। इसीलिए हुआ। अब इतने बहुतान लगाएंगे, हमारी आवाम इतनी फतवे जारी करेगी। हाँ, सही। इंसान जा चुका है, वो उसका और अल्लाह का मामला है। आप बताएं, आपने एक अच्छा शहरी होते हुए आपने क्या किया? राइट, बिल्कुल सही। तो हम इतने, आप यकीन करें सबा, अभी आपको कुछ पता होगा, लास्ट मंथ ही शायद सवात वाला वाक्य पता होगा आपको। बिल्कुल जी, हम बिल्कुल। इतने बेहिस माशरे में रहते हैं ना
कि वो आंखों के सामने वीडियोस डूब बता गए। रहे कि अभी 6 अफराद रह गए, हाँ। 5 रह गए, 4 रह गए, वो वीडियोस बनाए जा रहे हैं। हाँ। इतनी बेहिसी हो गई है, और लेकिन कोई भी मदद के लिए कोई किसी को नहीं कर रहा है। हाँ। आयशा आपा के साथ क्या हुआ, 8 दिन तक उनके हाँ। कोई पूछने वाला नहीं था। उनकी अपनी सगी औलाद, पता नहीं क्या इन रिश्तों में होता जा रहा है। वो कहते हैं ना, मिलावटी खाने खा खा के रिश्तों में भी अब मिलावटी हो गई हाँ, है। लेकिन उनके बारे में ये है कि वो अपनी मर्जी से रहती थी अकेले, भी सबा और फिर दूसरी बात ये कि वो उनकी जो बच्चे थे वो उन्हें बुलाना चाहते थे, लेकिन बात वहीं आ जाती है कि कोई कितना भी अकेला रहना चाहे इस उम्र में, कोई ना कोई तो इंसान ऐसा होता है जिसके साथ रेगुलर, हाँ बिल्कुल चेक इन बैलेंस हाँ। रखें आसपास के लोगों में भी। आई एम हाँ। नॉट सेइंग कि उनके घर जाके बैठें चाय पिए, नहीं, हाँ। बट एक नज़र ज़रूर रखें बराबर में, कोई खैरियत से है। देखें, इसके अलावा पड़ोसी के सबसे ज़्यादा रिश्तेदारों से भी ज़्यादा हुकूक हैं। हाँ। फिर वही बात, मैं कोई सपोर्ट नहीं कर रही इस चीज़ में कि नहीं भाई मेरा जैसे वो फेमिनिज्म है, मैं इसको सपोर्ट कर रही हूँ कि लड़कियाँ आए बाहर करें। हाँ। नहीं, मैं एक जर्नल बात कर रही हूँ कि चेक इन बैलेंस रखा करें, आसपास पे नज़र रखें। इसलिए नज़र नहीं रखें कि एक टो वाली जो एक नॉर्मली होता है, लेकिन इस चीज़ पे हमारे आसपास किस तरह के लोग रह रहे हैं, कि हमारे बच्चों के लिए ये लोग सही हैं क्या नहीं है, लेकिन हम लोग नहीं देख रहे होते सबा। और जो शख्स अकेला रह रहा हो ना, जो लोग अकेले रह रहे होते हैं वो बड़े स्ट्रेस में होते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें फिर नहीं कह पाते बहुत सारे लोगों से, क्योंकि उनको ऑब्वियसली जो शख्स अकेला रह रहा है कारोबार या काम के सिलसिले में रह रहा है या किसी भी वजह से रह रहा है, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो तभी तो वो अकेला रह रहा है ना। पर ये आप कंटिन्यू कीजिए जिस तरीके से आप बता रही थी लोगों के बारे में, कि लोग जो होते हैं वो वैसे तो लोगों के ऊपर बहुत बातें बनाते हैं, लेकिन जब उनके ऊपर मुसीबत आ जाती है तो वो कहते हैं कि हमें नहीं पता, वी डोंट नो, हमने तो ऐसा नहीं देखा। सब होता है, हाँ। ठीक है ना। हाँ। अभी फिर वही बात देखें, आप कह रहे थे ना एसओपी, मालिक मकान को चाहिए कि हाँ। भाई बैकग्राउंड जिसको भी रेंट पे वो दे रहे हैं, हाँ। भाई वो पीछे से उनको बैकग्राउंड भी देखें, डॉक्यूमेंटेशन करें प्रॉपर्ली। हमारे यहाँ क्या है, पैसे आने चाहिए। इसी तरह जो लोग रेंट पे जा रहे हैं वो भी देखें हमारे आसपास की सोसाइटी कैसी है, हमारा मालिक मकान कैसा है। इसी तरह ही सोसाइटीज चलती हैं सब। हाँ। और दूसरी बात वही बात है, क्या कहते हैं, हमें आसपास कौन आ रहा है कौन जा रहा है, इस पे सब पे नज़र रखी भी होती है हम लोगों ने। सही। ठीक है ना, कि किसके आ रहा है, लेकिन हमें क्या पता। हम अनजान ऐसे हो जाते हैं जैसे हमें सब पता होता है। वो कहते हैं ना, कोई देखे ना देखे शब्बीर तो देखेगा, आप सब देख रहे होते हैं, लेकिन हम बिल्कुल अनजान बने हुए हैं। और बेहिसी तो बहुत ज़्यादा होती जा रही है हमें, बहुत ज़्यादा। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं कि बेहिसी जो है वो बहुत बढ़ गई है। खुद लड़कियों को अपने लिए अपनी सेफ्टी के लिए क्या इकदाम करने चाहिए? चलिए जी, ये तो हमने बात कर ली ना कि जो लोग बैचलर्स रहते हैं हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, लेकिन वो लोग जो खुद घर खरीद के रह रहे हैं, वो लोग जिनको पता है कि मैंने यहाँ रहना है और अकेले रहना है, वो खुद अपने लिए क्या कर सकते हैं? भाई सबसे पहले लड़कियाँ देखें, इफ़ यू थिंक दैट यू आर इंडिपेंडेंट और यू आर स्ट्रॉन्ग, बट रिमेंबर ऑलवेज अंडर द शेड ऑफ योर फादर, अंडर द शेड ऑफ योर हस्बैंड, राइट। भाई ये सब रिश्ते ऐसे हैं, आप इन सबको नाराज़ करके तो अकेले रहना पॉसिबल ही नहीं पॉसिबल है। ठीक है, और अगर आपको फिर भी लगता है पॉसिबल है तो प्लीज़ टाइम टू टाइम चेक इन बैलेंस रखें और उनको मनाएं। लेकिन इस तरह आप नहीं, दुनिया से इनसे कट के नहीं रह सकते, क्योंकि यही आपकी दुनिया है। सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि यही जो है ना, लोग आपकी दुनिया होते हैं। और यही मसला सारा ये है कि जब आप तरक्की करने के लिए आ रहे हैं तो अपनी सेफ्टी का तो ख्याल रखें। जब आप कहीं जॉब करने के लिए आ रहे हैं तो आपका सबसे पहले जो कंसर्न होना चाहिए वो सेफ्टी कंसर्न होना चाहिए। मैं बहुत सारे ऐसे एंकर्स को जानती हूँ, क्योंकि मैं जो है वो बहुत सारे एंकर्स जो होते हैं वो दूसरे शहरों से हमारे यहाँ आते हैं, वो बड़े रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बिल्कुल, वो बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उन्होंने अपने अपने घरों के अंदर कैमरा लगाया होता है, उनकी फैमिली उनको देख रहे होते हैं कि यार हमारी बेटी बच्चा आ गया है नहीं आ गया है, अब उन्होंने खाना खा लिया या नहीं खा लिया। वो कनेक्टेड रहते हैं अपनी फैमिलीज के साथ में। मेरा अपना खुद का जो इस तरह का ताल्लुक रहा है, लड़कियां इस तरह थी जो कराची से नहीं थी लेकिन कराची में रहती थी, वो इतना अपना ख्याल रखती थी, 10 चीज़ें सोच रही होती थी कैमरे से, कभी घर देख रही होती थी, कभी कुछ देख रही होती थी कि नहीं हमारे आसपास के इस तरह लोग हैं, और फ़ौरन एक्शन लें, प्लीज़ फ़ौरन एक्शन लें। ये नहीं कि खामोशी से देख रहे हैं कि आसपास के लोग आपको कैसे पता चलेगा कि भाई क्योंकि हम चेक इन बैलेंस, हम हर चीज़ को इग्नोर कर रहे होते हैं। छोड़ो, नहीं नॉर्मल नहीं, कुछ भी एबनॉर्मलिटी अगर सोसाइटी में देखते हैं इसको नोटिस करें कि ये नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल नहीं है। हमने हर चीज़ को नॉर्मल बनाया हुआ है। कोई अगर हमारे अच्छा नॉर्मली आजकल की सोसाइटी, अभी की सोसाइटी में वेरी नॉर्मल कि 2-3 लड़कों के साथ अगर कोई लड़की आ रही है हम नॉर्मल लेते हैं, ये तो हमने नॉर्मल, इट्स नॉट नॉर्मल, ये सोसाइटी में नॉर्मल नहीं है। सही सबा मुझे याद है अभी भी मैं उस दौर से हूँ और मुझे बहुत फ़ख्र होता है कि मैं ये कहते हुए भी शर्म आती है कि बॉयफ्रेंड है मेरा, व्हाट इज़ दिस, इट इज़ नॉट नॉर्मल।
हम बोलते थे, अम्मी बोलती थी एक आएगा बेटा है, बोला अब दोबारा हाँ, ये सही, लफ्ज़ ही बिल्कुल। क्या बोला है। लेकिन हमने हर चीज़ को सोसाइटी में इतना नॉर्मल बना दिया है, तो इस तरह के वाक़यात तो फिर जाहिर सी बात है सोसाइटी के क्या करें। अब ये चीज़ आपको पता है कि क्या होगा, 1 महीना 2 महीना 3 महीना फिर क्या होगा, केस दोबारा बंद, हाँ। फिर एक नया केस आ जाएगा। सही ये जब तक हम नहीं सुधरेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। सही। चलें जी, बहुत शुक्रिया पारिया, आप हमारे साथ शो पर मौजूद थी। शो में यह वक्त तो एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर करेंगे एक और अहम टॉपिक पे गुफ्तगू जो कि रिलेट करता है आपसे और हमसे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो भाई अब कुछ बात कर लेते हैं ब्यूटी से रिलेटेड, और जहाँ पर बहुत सारे एस्थेटिक्स क्लिनिक हैं वहीं पर जो फेशियल है ना उसकी अपनी ही डिमांड है, और बहुत सारे लोग ये पसंद करते हैं। शुरू से लेकर अब तक मेरी अम्मी हों या फिर खालाएँ हों या फिर हमारे जो ग्रेट ग्रैंड्स हैं वो इस बारे में बड़ा ध्यान देते हैं कि नहीं जी मसाज कराना चाहिए चेहरे का, फेशियल कराना चाहिए। और आजकल जिस तरह से फेशियल इतने महंगे हुए हैं ना, और फेशियल जो नए नए नित नए फेशियल्स जो है वो सामने आ रहे हैं, इनोवेटिव फेशियल सामने आ रहे हैं, तो उसको देख के ना बड़ा दिल करता है कि बंदा जो है ना ज़रूर जाए और महीने में एक दफ़ा 15 दिन में एक दफ़ा फेशियल ले। तो फेशियल कौन कौन से इन हैं, और क्या घर पर भी बैठ के फेशियल किया जा सकता है, मसाज कैसे किया जाए चेहरे का, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ रानिया आपा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा रानिया आपा, ये बताएं कि कौन सा वाला फेशियल जो है आजकल सबसे ज़्यादा इन है, और अगर कोई घर पे बैठ के फेशियल करना चाहे और वो अपने पैसे थोड़ा बचाना चाहे, वो नहीं जाना चाह रहा कि भाई मैं 8-10 हज़ार 15 हज़ार वाइटनिंग फेशियल पे, हाइड्रा फेशियल पे मैं खर्च करूँ, तो क्या उसका तरीकाकार है, कैसे किया जा सकता है घर पे फेशियल? अच्छा जी, सबसे पहले हम फेशियल पे बात करते हैं। फेशियल हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। मसला ये होता है कि ख़वातीन या हज़रात दिन भर काम करते हैं, काम करने से पूरी बॉडी इंसान की लेथार्जिक हो जाती है, थक जाते हैं। अब जब हम रेस्ट करते हैं तो पूरी बॉडी रेस्ट करती है, लेकिन अशोमी किस्मत होता ये कि ज़ाहिर है कि हम लोग सब भी तकिया पिलो रख के सोते हैं, तो उससे हमारा जो हेड है वो ऊपर हो जाता है, तो इस तरह ब्लड सर्कुलेशन फेस की तरफ कम जाता है। इसके लिए बेहतरीन तरीक़ा यही होता है कि आपको मसाज, जैसे कि मसाज एक ज़िंदगी देता है हर एक को। आप ये देखिए, न्यू बॉर्न बेबी होता है तो उसको हम 1.25 महीने में ज़्यादा से ज़्यादा मसाज करते हैं। मसाज से क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है। जब दौरान खून अच्छी तरह बॉडी में गर्दिश करने लगता है तो वहाँ पर किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं होती और वो जगह फ्रेश हो जाती है। और इसी तरह चेहरे का कायदा है कि चेहरे के ऊपर जब हमारे मसाज किया जाए किसी भी सूरत में, और जो फेशियल की थ्योरी है वो 3 चीज़ों पर मबनी है, इसको बहुत शॉर्ट कर दिया जाए तो CMM कहलाता है। यानी क्लिनजिंग, मसाजिंग और मास्किंग, ये 3 चीज़ें हैं। और सबसे पहले क्लिनजिंग, आम तौर पे भी हम लोग क्लिनजिंग करते हैं कि अगर कहीं जा रहे हैं तो जाने से पहले ख़ास तौर से इंसान को ज़रूरत जब भी पेश आती है कि जब हम कहीं किसी तकरीब में शिरकत करते हैं तो हर औरत की ख्वाहिश होती है कि वो सबसे खूबसूरत, फ्रेश, मुमताज़, अलग नज़र आए। तो उसके लिए अगर थोड़ी सी तवज्जो अपने पर दी जाए तो बहुत ज़्यादा, और किसी भी इंसान की खूबसूरती, फ्रेशनेस, ताज़गी, अच्छा मेकअप, वो सब का इजहार किससे होता है? हमारे चेहरे से होता है। और चेहरे की स्किन जितनी खूबसूरत होती है, जितनी फ्रेश होती है, जितनी तरोताज़ा होती है, जितनी रिंकल फ्री होती है, जितनी स्पॉटलेस होती है, उतना इंसान जाज़िबे नज़र और खूबसूरत हो जाता है। ये ज़रा बताइएगा कि अब किसी ने तकरीब में जाना है शाम को, ठीक है, अब कोई भी पार्टी है, कोई भी शादी है, उसमें उसने जाना है, तो वो घर पे बैठ के कितनी देर पहले फेशियल करे और किस तरह करे कि उसका चेहरा जो है वो रात में ग्लो करे? देखिए, जब भी कोई चीज़ हम कुछ कर रहे होते हैं तो आपकी देखिए फौरी तौर पर रिज़ल्ट नहीं आता, बल्कि थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है कि जब आपने कोई भी प्रोसीजर किसी भी काम के लिए किया तो थोड़ी देर जब हम उसको रेस्ट करने के लिए छोड़ेंगे, और रेस्ट का जो बेहतरीन टाइम होता है वो मास्क होता है। जब हमने क्लिनजिंग कर ली, मसाजिंग कर ली, अपने घर में हम हैं और कोई ज़रूरत नहीं कि हम किसी ये बढ़िया क्रीमों से करें या कोई क्लिनजिंग मिल्क से करें। आप सिंपल दही से कर सकते हैं, आप सिंपल ऑलिव ऑयल से कर सकते हैं। आप करने वाले बने कि अपने लिए आप थोड़ा सा टाइम निकालें, आप थोड़ा सा एलोवेरा ले लें, यानी आपको अपने आप को योगर्ट में मिलाकर एलोवेरा के साथ आप मसाज कर लें। और देखिए, मसाज करने के बाद थोड़ी देर के लिए रिलैक्स होकर बैठ जाएँ। अगर बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट चाहते हैं तो कोई भी मास्क लगा लें, और मास्क के लिए भी कोई पर्टिकुलर आपको ज़रूरत नहीं कि कोई ख़ास मास्क आपके पास हो। आप बेसन को
पानी में मिलाकर अपने चेहरे पर 5 मिनट के लिए लगा लें, तो मास्क से क्या होता है कि स्किन लिफ्ट हो जाती है, क्योंकि मास्क एक्सक्यूज़ करता है आपकी स्किन को, आपकी ढीली स्किन को। तो आप जब वो टाइट होने लगता है, इट मीन्स आपकी स्किन दोबारा से रिन्यू हो गई है। तो उसको हम थोड़ा सा जब टाइम देते हैं और उसके बाद जब हम अपने यानी मेकअप करते हैं, तैयारी करते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा फ्रेश हो जाते हैं। अपने कहीं जाने से पहले तकरीबन आधा घंटा पहले अपने चेहरे को आपको तैयार करना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए। और उसके लिए थोड़ा सा अगर आप 5 मिनट का रेस्ट भी कर लें लेट कर, और लेट कर रेस्ट करने का बेहतरीन तरीका वो होता है कि आपने मसाज कर लिया, आपने मास्क लगाने के बाद आप थोड़ी देर के लिए लेट जाएं, अपनी पूरी बॉडी को रेस्ट दे लें, तो आपका फेस बहुत ज़्यादा फ्रेश हो जाता है। और फिर उसके बाद आप जो भी प्रोसीजर अपनी स्किन पर करती हैं वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अच्छा, मैंने बहुत सारे जो ये स्पेशलिस्ट होते हैं ना, कि जो फेशियल एक्सपर्ट्स होती हैं, इनसे मैंने ये बहुत दफ़ा पूछा कि कौन सा फेशियल जो है बड़ा ज़बरदस्त होता है और किस फेशियल का रिज़ल्ट बड़ा ज़बरदस्त आता है। तो मुझे बहुत सारे लोगों ने, जो बहुत सारी फेशियल एक्सपर्ट्स थी, उन्होंने मुझे ये कहा कि देखें, अगर आप फेशियल बड़े सुकून से, खुश होके और बिल्कुल थॉट फ्री होके आ रहे हैं फेशियल करवाने के लिए, मसाज करवाने के लिए, उसका रिज़ल्ट जो है ना, रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। यानी कि अगर हम बहुत ज़्यादा अच्छे मूड से, या अच्छा मूड ना भी हो और बहुत ज़्यादा थॉट फ्री हो के, नहीं सारी सोचों को साइड पे रख के और बड़े सुकून और पीसफुल, अपने पहले माइंड पीसफुल करना है, पीसफुल माइंड के साथ अगर हम जा रहे हैं कि जी ठीक है, हमने फेशियल लेना है, हमने चेहरे का मसाज कराना है और हमने बड़े सुकून से जो है वो अपना जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको बैलेंस में लेकर आना है, उसको जो है वो ठीक करना है, ग्लो लेके आना है चेहरे पे, तो उसके लिए आपको बड़ा पीसफुल माइंड चाहिए। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, और ये बिल्कुल सही बात है कि जितने पीसफुल माहौल में आपका फेशियल होगा। इसीलिए आप देखेंगे, मेरा भी एक पार्लर है, हम आप जहाँ कहीं भी पार्लर्स में जाएं तो फेशियल रूम अलग होता है, उसकी लाइट्स होती हैं, लाइट्स का म्यूज़िक लगा हुआ होता है, और जो फेशियल का जो स्टेप्स हैं वो बहुत स्लो मूवमेंट में होने चाहिए, और हमेशा यानी आपका नीचे से लेकर ऊपर होना चाहिए। कभी भी इन मूवमेंट पर आपके फेशियल को नहीं होना चाहिए कि आपके जितने भी स्ट्रोक्स हैं वो नीचे की तरफ आएँ, तमाम अपलिफ्ट होने चाहिए, और बहुत ही यानी सॉफ्ट हैंड से होना चाहिए। ख़ास तौर से आँखों के एरिए में आपकी जो ये लेडी फिंगर है, इसके साथ आपको सारे स्टेप्स लेने चाहिए, इससे ही सर्कल बनाने चाहिए, और आपका हाथ इतना नर्म हो, माहौल इतना पीसफुल हो कि आप थोड़ी देर के लिए जब आप रिलैक्स करने के लिए आएँ तो आपको नींद आ जाए। वो फेशियल बेस्ट होता है कि जिसके दौरान आपको थोड़ी सी भी नींद आ जाए। अगर नींद आ जाती है तो आपका जो फेशियल है वो सफल हो जाता है और आपको उसका बेहतरीन रिज़ल्ट मिलता है। और आपको मैं ये बताऊं कि हमारे यहाँ अब तो देखिए नित नई चीज़ें हैं कि नॉर्मल फेशियल है, हर्बल फेशियल है, गोल्ड फेशियल है, डायमंड फेशियल है। इस तरह के फेशियल भी होते हैं जो कि आपको ना बहुत सारे पैकेजेस भी दे रहे होते हैं, और वो कह रहे होते हैं कि अच्छा, अगर आपने ये वाला फेशियल करवाना है तो इसमें हम जो है वो स्किन टाइटनिंग भी है, तो इसमें जो है वो डबल चिन वालों के लिए भी है। तो डबल चिन वालों का जो मसला होता है ना, वो ये देख रहे होते हैं कि हम वो ज़्यादा फेशियल कराते हैं, ज़्यादा मसाज कराते हैं, तो जो जिनकी डबल चिन होती है वो कौन सा फेशियल कराएं, या वो कौन सी फेशियल एक्सरसाइज कर सकते हैं जिसकी वजह से उनकी ये डबल चिन जो है वो कम हो जाए? देखिए, सबसे ज़्यादा डबल चिन कम करने के लिए जो एक्सरसाइज बेस्ट होती है वो ये होती है जी। देखिए, डबल चिन कम करने के लिए आप घर में भी पार्लर जाएं तो जाहिर है वो आपका पूरे तरीके पर डील करते हैं, आपका फेस उनके ग्रिप में होता है। लेकिन अगर आप घर पे हैं तो रोज़ाना डबल चिन के लिए या एक हफ्ते में एक बार, यानी महीने में 4 बार जब आप अपना फेशियल प्रॉपर करें तो डबल चिन की सबसे पहले मैं आपको एक एक्सरसाइज बताती हूँ कि डबल चिन की बेहतरीन एक्सरसाइज ये है कि सुबह शाम जिनकी चिन ज़्यादा डबल है, ज़्यादा मोटी है, तो उसके लिए अपनी ये गर्दन बिल्कुल टाइट कर लें। सही। और ये दोनों दांत। जी जी, ओके। 5 से 10 मिनट की सुबह और 5 से 10 मिनट की शाम। 5 से 10 मिनट तक करना है। ये बिल्कुल टाइट करके ना गर्दन, ये पूरी वेन्स आप देखे टाइट हो गई। उसके बाद एक और है कि आप अपने हाथों की मुट्ठियां बना लें, या यूं, यानी मकसद ये कि पूरी नसें आपकी ग्रिप में हो, या यूं कर लें या यूं कर लें, तो जो आपको इजी लग रहा है, या यूं या आपकी पूरी नसें जो है आपकी ग्रिप में है, इस तरह या तो यूं करेंगे। ओके, सही।
धीरे धीरे। सही। या अगर आपको ये इजी हाँ। है तो ये मकसद है कि पूरी वेन्स आपके ग्रिप में हो। ओके, सही। ओके, इस तरह करेंगे सही। तो ये वाला ये कितनी दफा डबल करना है? चिन, ये 5 से 10 बार। 5 से 10 बार। 5 से 10 सही। बार, यानी एक स्टेप ये हाँ यूं हाँ, अच्छा, सही। ऐसे 5 से 10 बार। सही। और ये हफ्ते में एक बार करेंगे, और ये वाली एक्सरसाइज आप दिन में 2 बार भी कर सकते हैं, सही। तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सही। जी। चलिए जी, बहुत ज़बरदस्त जो है वो हमें बताइए, टिप भी बताइए, मसाज भी और फेशियल भी एक तरह का हो गया कि जब आप फेशियल करने बैठें तो हफ्ते में एक दिन जो है ये भी आप इस तरह से मसाज कर सकते हैं। इससे जो आपकी डबल चिन है ना वो बहुत आपको कम हो जाएगी और उससे बहुत जो है वो फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया रानी आप हमारे शो पर आई और शो के लिए वक्त निकाला। तो शो का टाइम एंड अप हो गया है। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखना मत भूलिए सिटी एट 10।